अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है से ठीक ठाक होंगे, खैर खैरियत से होंगे। आज मैं आपके साथ प्रीवियस नॉवेल का थर्ड पार्ट रीड कर रही हूँ। उम्मीद है आप सभी को दोनों पार्ट अच्छे लगे होंगे। अगर आपने अभी तक वो नहीं सुने हैं या वॉच किए हैं तो प्लीज़ पहले उसे रीड कर लें ताकि आपको स्टोरी समझ आए। वैसे हमारी स्टोरी कुछ इस टाइप से है कि हीरो रूड प्लस केयरिंग है, लाइक केयरिंग ज़्यादा है, अभी तक पोजेसिव टाइप सा है, हवेली बेस्ड है, कजिन मैरिज बेस्ड है। उम्मीद है आप सबको पसंद आएगा। चलिए अपना नॉवेल आगे का स्टार्ट करते हैं। तमतमाते सुर्ख चेहरे के साथ बोलती हुई वो कोई अमर हुई शहजादी लगती थी जो अपने गुलाम पर बरस रही थी। उसकी शहद रंग आंखों में बिलक की नाराज़गी थी और फिक्र भी थी। वली इन निगाहों से पिघलने लगा था। वो उस सब का आदी नहीं होना चाहता था, कभी नहीं, मगर वो क्या करता। कोई बहुत ही जानदार कशिश थी जो उसे अमल की जानिब खींच रही थी और वो खुद को रोक नहीं पा रहा था। चंद पल उसे समझ नहीं आया कि वो क्या कहना चाहिए। तो ये तय है कि आप सिर्फ तभी बोलेंगे जब आपको गुस्सा आएगा, उसने आहिस्ता से कहा। तो अमल चंद पल कुछ बोल ही नहीं सकी थी। खैर, आपकी सब बातें ठीक हैं बीबी, मगर एक बात मेरी समझ में नहीं आई थी। उसकी नासमझी पर अमल ने उसे देखा था, खफा और वो अब भी थी उससे, और जिस हक से वो खफा हो रही थी ना, वली को बहुत कुछ बिगड़ता नज़र आ रहा था। क्या ये मेरी गैर मौजूदगी से आपका पेपर क्यों मुतासिर हुआ? ओफ, अमल ने उसके मुस्कुराहट दबाते इस्तफसार पर खोल कर उसे देखा था। क्योंकि मेरी सारी रात, और बोलते बोलते वो बेइख्तियार ही रुकी थी। वली ने आंखें सुकेड़ कर उसका चेहरा देखा था। क्योंकि सारी रात आप क्या? मैं ठीक से सो नहीं पाई थी, जी खड़ा करके कहा था। क्यों? अब कि उसके चेहरे पर वाज़ा ना समझी थी, अमल ने ख़ुद को मज़ीद तेज में आने से रोका था। क्योंकि बीजान और आगा जान आपकी वजह से परेशान थे और मुझसे उनकी परेशानी देखी नहीं जा रही थी। इसीलिए आपकी वजह से मेरी रात की नींद डिस्टर्ब हुई। और फिर अहले सुबह पेपर था। ओह, उसे उसके पेपर पर वाकई अफसोस हुआ था। उसकी पेशानी पर गिरे बाल अब हल्के हल्के सूखने लगे थे, मगर वो बिखरे बालों से बेनियाज खड़ा उसकी तफ्तीश का जवाब दे रहा था। अमल ने बेसाख्ता ही उससे नज़रें चुराई थी। कहाँ रहे आप 3 दिन? संभल कर पूछा तो उसने हाथ में पकड़ा हुआ तौलिया बेड पर डाल दिया था। बस यहीं सड़कों पर था। सड़कों पर? वो भौचक्की रह गई थी। ठंड देखी है बाहर कितनी हो रही है, और आप इंतहाई समझदारी के साथ इतनी सर्द रातों में सड़क पर थे। उफ़ है वली, उफ़। यानी कि अब आपको भी समझाना पड़ेगा, जैसे छोटे बच्चों को समझाते हैं। क्या हो गया है आपको? हाँ, क्यों इस तरह करके हमें तकलीफ़ दे रहे हैं आप? इतने आर्जा नहीं हैं, आपको अंदाज़ा भी नहीं है कि आप इस घर में बस से कितने लोगों की ज़िंदगियों का वाबस्ता हैं। कुछ नहीं पता है आपको? उसकी आखिरी बात पर वली ने चेहरा उठाया था। कितने लोगों से वाबस्ता हूँ मैं? ये सवाल उसने बहुत ही ज़ख्मी दिल से किया था। उसकी जगमगाती आंखों में दुख देखकर अमल का दिल तेज़ी से धड़का था। निस्वानी आंखों इस पर जमाए वो उससे पूछ रही थी, बीजान, आगा जान और मैं, हम सबसे वाबस्ता हैं आप। हम सबकी ज़िंदगियाँ अधूरी हैं आपके बगैर। इन 3 दिनों में गैर मौजूदगी गवाह है कि ना बीजान चैन से सोई हैं और ना ही आगा जान। अब भी अगर आपको लगता है कि कोई आपका नहीं है, कोई आपकी फ़िक्र नहीं करता, कोई आपसे ताल्लुक़ नहीं रखना चाहता, तो वली फिर आपको किसी की भी ज़रूरत नहीं है। जो हो गया था बस हो गया, कहानी ख़त्म। सब बहुत तकलीफ़दा था, मानती हूँ मैं। आपके लिए कुछ भी आसान नहीं था, मगर वली वो चंद कदम चल कर करीब आई थी। अब बस, अब बहुत अजियत दे दी है आपने ख़ुद को, अब बहुत हो गया है वली, अब बस कर दे। कब तक नाकर्दा गुनाहों की सज़ा काटते रहेंगे आप? कब तक? आखिर आप इन तल्ख बातों को याद करके ख़ुद को अज़ाब में डालेंगे? क्या इस कहानी का कोई इख्तिताम नहीं है? कोई तो इख्तिताम होगा ना, कहीं तो दरवाज़ा होगा। खुदारा बंद कर दें इस दरवाज़े को भी खुद पर। आप मान क्यों नहीं लेते हैं कि वो बेकसूर हैं आप? उसकी आंखें बोलते बोलते नम हुईं और वली के सुनते सुनते उसकी जलती रूह पर कोई नरम सी बारिश बरस रही थी। और वो बारिश अमल के अल्फाज थे जिनमें वो खड़ा भीग रहा था। सारी दुनिया उसे कसूरवार कहती थी। उसके माँ बाप की कई सज़ा उसे सुनाती थी, किए की सज़ा उसे सुनाती थी, मगर अमल इतनी ही दरश्ती से इन सारी खुराफात पर लानत भेज देती थी। और वली को इस तरह उसका परवाह करना बहुत ही महंगा पड़ता था। माफ़ी चाहता हूँ, आप सबकी तकलीफ़ का बाइस बना, उसने उदासी से मुस्कुराकर कहा। तो अमल के दिल को कुछ हुआ था। उसका दिल वली के लिए बेताब होने लगा था। आप अपना जब तक ख्याल नहीं रखेंगे कोई माफ़ी कबूल नहीं होगी। वो उसके यूं घेरने पर हंसा था। मैं वादा नहीं करता, हाँ कोशिश कर सकता हूँ, लेकिन मुझे तो वादा ही चाहिए। बहुत मान से कहते वो उसे आजमाइश में डाल रही थी। उसका दिल डोल गया था।
ओके, उसने हाथ उठाए थे। मैं वादा करता हूँ। ऐसे नहीं, मेरे पीछे दोहराइए। मैं वादा करता हूँ। कहकर वो उसे देखने लगी तो वो जल्दी से बोला, मैं वादा करता हूँ कि कभी भी खुद के साथ लापरवाही नहीं करूँगा। उसके कहने पर उसने दोहराया और अमल बीबी के अब के वो मुस्कुराई थी। वली ने उसे नासमझी से देखा था और अमल बीबी की धीरे से दोहराया, हर बात मानूंगा। वो पूरी तरह खुलकर मुस्कुराई थी। काश के वली उसे अपना दिल खोलकर दिखा सकता कि वो तो पहले ही उसकी किसी बात से इनकार नहीं कर सकता था। हर बात मानूंगा। उसके दिल पर लगे ज़ख्म पानी बनकर बहने लगे। वो उसकी मोहब्बत से पानी पानी होने लगा था। आप अच्छे बच्चे हैं, बस किसी को आपसे ठीक तरह डील नहीं करना आता। मुझे लोग आकर कहते हैं कि ये इतना करख्त सा बंदा कौन है आखिर? क्या इसे मुस्कुराना नहीं आता? इसका चेहरा क्यों हरदम इतना सपाट रहता है? तो जानते हैं मैं उन्हें क्या कहती हूँ? मुझे साकत हुआ उसकी बातें सुन रहा था। आखिरी सफसार पर मैं कान के अंदाज में सर हिलाया तो अमल उदासी से मुस्कुराई थी। लॉन में खुलती खिड़की के का पट वहाँ था और उसके अंदर को गिरती हुआ जालीदार पर्दे को फड़फड़ा रही थी। मैं उनसे कहती हूँ कि इस बंदे ने बहुत कोशिश की थी मुस्कुराकर ज़िंदगी गुजारने की, मगर उसके निगाहों ने जालीदार पर्दे से वली तक सफ़र किया था, मगर किसी ने उसे मुस्कुराता हुआ रहने ही नहीं दिया। वो चंद लम्हों से देखा गया। उसकी निगाहों में हैरत थी, बेपनाह हैरत। मगर मैं तो वाकई ऐसा ही हूँ जैसा वो लोग कहते हैं, उसने शाने उचकाते हुए मुस्कुराकर कहा तो अमल के चेहरे पर तलखी भर गई थी। आप ऐसे नहीं हैं वली, आपको ऐसा बनना पड़ा है। आप सख्त नहीं थे, आपको होना पड़ा। इस जगह सांस लेने के लिए आपको ऐसा करना ही था। मगर मैंने बहुत दफ़ा इस खोल को चटकते देखा है। मैंने बारहा इस चट्टान में दरारें महसूस की हैं। आपकी नवाजिश है बीबी ये। लेकिन जहाँ तक मुझे लगता है इन लोगों का तबसरा बिल्कुल जायज़ है। वो गलत नहीं कहते। मैं ऐसा ही हूँ, इतना ही करख्त। तो फिर एक बात बताइए आप। अमल ने दिलचस्पी से उसे देखा था और अब वो बालों को हाथ से पीछे कर रहा था। पूछिए, आप कभी मेरे साथ सख्ती क्यों नहीं बरतते? उसका बालों में चलता हुआ हाथ रुका था। चेहरा जो उसने शीशे की जानिब मोड़ रखा था उसकी तरफ घुमाया था। ऐसा नहीं है, बस आपने कभी कोई ऐसी बात ही नहीं की जिस पर मैं सख्ती से पेश आता। आपका रवैया, आपका तरीक़ेकार, आपका अंदाज़ बिल्कुल भी नाज़ेबा नहीं है। इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जिस पर मैं आपके साथ रुखाई से पेश आऊँ। उसने बहुत ही स्वभाव, बहुत आराम से उसकी गलतफहमी दूर की, मगर अमल को तो गोया झटका ही लगा था। क्या वो उसके लिए सब जैसी थी? अभी तक जो उसने उसके साथ रवैया नरम रखा था, तो क्या वजह ये थी कि उसने कभी वली को मौका ही नहीं दिया सख्ती का? क्या बस यही एक वजह थी? तो अगर मैं आपके साथ अच्छे तरीके से पेश ना आई तो क्या करेंगे आप? उसने शहद रंग आंखें पूरी खोल रखी थीं। तो मैं भी आपके साथ वैसा ही सलूक करूंगा जैसा हर एक के साथ करता हूँ। जवाबन उसने बहुत संजीदगी से कहा तो अमल का सारा मान कदमों में ढह गया। क्या वो अकेली इस सफ़र में चल निकली थी? क्या वली को इससे मोहब्बत नहीं थी? क्या वाकई वो तो उसे कसूरवार भी नहीं ठहरा सकती थी, क्योंकि उसने तो कभी ऐसा इजहार ही नहीं किया था। उसके अंदर बहुत से आंसू एक साथ गिरे थे। मुझे लगा था कि मैं आपके लिए ख़ास हूँ। उसने डुबडुबाई आंखों से उसे देखा था। वो उसकी नासमझी में कंधे झटक कर मुस्कुराई थी। गलत फहमी है आपकी। मैं माफ़ी चाहता हूँ अगर मेरी किसी भी अमल से आप इस किस्म की गलत फहमी का शिकार हुई हैं। लेकिन जहाँ तक मुझे याद पड़ता है मैंने कभी भी आपको ऐसा कोई तासुर नहीं दिया। उसके बहुत आरामदा सी वजाहत पर अमल को अपने सर पर छत घूमती हुई महसूस हुई थी। तो क्या अब तक वो सिर्फ गलत फहमी का ही शिकार रही थी? ओ खुदा, आप अपने रोने का शौक़ यहाँ से बाहर जाकर पूरा कर सकती हैं। मैं पहले ही थका हुआ हूँ, आराम करना चाहता हूँ। और अब उसके चेहरे पर मुस्कुराहट की एक रमक भी नहीं थी। अमल की डुबडुबाई आंखों में बेजारी से देखकर कहता हुआ वो एकदम ही बहुत से दुख दे गया था। उसने बेदर्दी से भीगी आंखें रखनी थीं और लब भींचे थे। भींच कर उसके वजीहा चेहरे को देखा था। ठीक है, मैं भी अब आपके साथ वैसे ही पेश आऊँगी जैसे मुझे आना चाहिए, क्योंकि आप तो हैं ही ऐसे, इतने ही बेरहम और पत्थर। तो रहें इस जिंदान, इस सारी ज़िंदगी, और भाड़ में जाएं आप। एकदम ही तेज में आकर वो मुड़ी और ठा के आवाज़ के साथ कमरे का दरवाज़ा बंद करते हुए बाहर की जानिब बढ़ गई। वली ने आंखें बंद करके गहरा सांस लिया। खुली खिड़की के उस पार कान लगाए सुनती नाज़िया ने मुस्कुराते हुए खिड़की की दीवार से सर हटाया था और अंदर हवेली की जानिब बढ़ी थी। वली ने आगे बढ़कर खिड़की के पट बंद किए और फिर दूर जाती सामिया को शीशे में देखा था। कतरा कतरा पिघलती रात अब हवेली पर गिर कर सरकने लगी थी। लाउंज में फैला रंग व बू का सैलाब ज़रा थमा और सब अपने अपने
घरों को जाने लगे तो वली अपने कमरे से निकल आया। ज़मान और बीच बीच जान निगार बेगम के साथ लाउंज में ही बैठे थे और साथ नाजिया और अर्जुमंद मुखालिफ सोफ़े पर थे। उसने आसपास निगाह दौड़ाई कि कहीं से तो अमल को देख सके, मगर वो उसे उस वक्त लाउंज में नहीं थी। वो संजीदगी से चलता हुआ बाहर की जानिब बढ़ने लगा तो बीजान की निगाहों से बच नहीं पाया। उसकी नज़रें उस पर पड़ी ही थीं और उन्होंने बेसाख्ता उसे पुकार कर रोक भी लिया था। वो जो दाखिली दरवाजे से बाहर निकल ही रहा था, एकदम ठहर गया। सब ने एक नज़र फेर कर उसे देखा था। वली ने बादल नख्वास्ता मुड़ कर नहीं देखा और पास चला आया। निगार बेगम के कड़े तेवर और अर्जुमंद की तनफ़्फुर भरी निगाहें उससे कुछ भी पोशीदा नहीं था। अस्सलाम वालेकुम, वो पास चला आया था। ज़मान उसे देखकर सीधे हो बैठे थे। उसे 3 दिनों बाद देखा था। वो उन्हें मामूल से कमज़ोर लगा। अलबत्ता उनके बरअक्स बीजान उसे देखकर निहाल ही तो हो गई थी। वली बेटा, कब आए तुम? वो उसे देखते हुए करमंदी भरी मुस्कुराहट से पूछ रही थी। उसके चेहरे पर नरम सा तासुर फैल गया था। अलबत्ता तबस्सुम अब भी मफकूद था। वो हर वक्त हंसते मुस्कुराने वाला बंदा था ही नहीं। बस अभी आया हूँ, थोड़ी देर पहले ही। बीजान, कैसी हैं आप? वो वहीं खड़ा उनका हाल अहवाल लेने लगा था। मैं ठीक हूँ, लेकिन तुम कहाँ चले गए थे? उनके बाद पर लाउंज में बैठे ख़वातीन ने एकदम ही चौंक कर एक दूसरे को देखा था। आगा जान ने उनका चौंकना सराअत से महसूस किया तो जल्दी से बोले थे, अरे ज़मानी, भूल गई क्या? वली को मैंने अपने काम ही से भेजा था और काम में तो 2-3 दिन लग ही जाते हैं। बेटा जाओ। वली, तुम जहाँ जा रहे थे? और हाँ, खाना खाया? जल्दी से बात समेट कर उन्होंने उससे सवाल किया तो उसने सर हिलाया था। जी, मैं खाना खा चुका हूँ सरदार बाबा, और बाहर की जानिब बढ़ गया था। उसी समय अमल सामने आई थी और नूरों के साथ लॉन में थी और इसके साथ ही अंदर दाखिल हो रही थी। उसे एक पल को देखा और तने नकुश लिए आगे भी बढ़ गई थी। वली ने गहरा सांस लेकर कदम आगे बढ़ाए थे। ज़मान, तुम इस पर ज़रूरत से ज़्यादा भरोसा करने लगे हो। बख्तियार है, निसार है और हाशिम भी तो है। इतने सारे बेटे हैं तुम्हारे, बिला वजह इसके हाथ में इतने इख्तियारात देकर अपने हाथ मत काटो, क्योंकि लहू जैसा भी हो अपने रंग ज़रूर दिखाता है। निगार बेगम ने उसके जाने का इंतज़ार भी नहीं किया था और कर्रोफर से बुलंद आवाज़ में कहा, इतनी आवाज़ से कि बाहर निकलते वली ने बआसानी सुन लिया था, मगर उसने अब उन बातों से कोई फ़र्क नहीं पड़ता था। उसने एक निगाह पलट कर देखा ना भी गवारा नहीं किया था। अमल भी अब नाजिया के साथ सोफ़े पर आ बैठी थी और लाउंज की मध्यम जर्द बत्तियां रोशन थीं। नहीं भाभी, वली बहुत ही ईमानदार और अच्छा बच्चा है। कभी मामलात में हेर फेर नहीं की है इसने। मैंने अरसे तक प्लॉटिंग और ज़मीनों का काम संभाला है और मुझे इस काम का तजुर्बा बाखूबी है। अगर इसमें ज़रा सा भी खोट होता या मामलात का हेर फेर तो मुझे जानने में बिल्कुल भी वक्त नहीं लगता। उन्होंने बहुत तहम्मुल से उनकी बात का जवाब दिया था, जो कि निगार को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था। उनके चेहरे पर कड़वाहट फैल गई थी। खैर, तुम्हारी ही ज़र्फ़ है ज़मान, जो इतना सर चढ़ा रखा है तुमने एक मुलाजिम को। मैं और हुसैन तो कभी ऐसे बेहद बद एहतियाती ना करें, और वो भी ऐसे लड़के के साथ जिसका ख़मीर ही गंदा से उठा हो। निगार बेगम की ज़बान तीखे जुमलों से बाज आ जाती ये ज़रा मुश्किल बल्कि नामुमकिन था। इसीलिए ज़मान अब की बार खामोश रहे। उन्हें ख़ानदान वालों के वली के लिए ख़यालात का इल्म अच्छे से था, सो ज़्यादा बहस करना मुनासिब ना समझा था। मगर अमल, हाँ, वो उसके ऐसे ज़िक्र पर अफसरदा हो गई थी। भले ही वो उससे नाराज़ थी, मगर कोई उसके लिए यूँ जहर उगलता तो उसका दिल कटता था। छोड़ें भी भाभी, आप भी किन बातों में लग गई हैं। ये बताएं कि मेरी दोनों बेटियां कैसी हैं। बख्तियार और निसार दोनों का रिश्ता हुसैन की दोनों बेटियों से किया गया था, इसीलिए बीजान ने बात पलट कर उनका पूछा था। निगार मुस्कुराते हुए बताने लगी, अरे क्या बताऊं ज़मानी, सारा दिन मेरे घुटने से लगी रहती है। अम्मा, आपको छोड़कर हमने नहीं जाना है। बहुत खिदमत करती हैं मेरी बच्चियाँ, बहुत ही खुदमत गुजार हैं। हस्ब आदत वो अपनी बेटियों की तारीफ़ में ज़मीन व आसमान के किले बा मिलाने लगी तो अमल को बेजारियत हुई थी। पता नहीं कौन माएँ होती हैं जो अपनी औलादों को इस तरह तारीफ़ें करते नहीं थकती। हमारी माँ तो हमें नरमी से देख ही ले तो उनका एहसान होता है। उसने सोचकर खफगी से बीजान को देखा, जो कभी उसकी तारीफ़ ही नहीं किया करती थी। नाजिया को टहूका देने पर वो चौंकी। पेपर कैसा हुआ तुम्हारा सुबह का? ठीक था। तुम्हारा? उसने भी बात बराए बात के, हालांकि दिल तो अब तक वली की सर्द महरी में ही अटका था। मेरा भी बस ठीक ही था। अच्छा सुनो यार, ज़रा वली से कहकर उसका नंबर तो ले दो मुझे। वो दोनों इतनी आवाज़ में बात कर रही थी कि सिर्फ वही सुन सकें, मगर फिर भी अमल ने उस बात पर उसे बेयकीनी से देखा था। तुम्हारा दिमाग ठीक है?
उसने एक नज़र सामने बैठे निगार को देखकर दबे दबे गुस्से में कहा तो नाजिया ने उसे कीनातोज़ नज़रों से देखा था। मैं जानती हूँ कि तुम ये काम कर लोगी, मगर करोगी क्यों? तुम खुद उसे पसंद करती हो। उसने इतनी कड़वाहट से कहा था कि अमल भौचक्की रह गई थी। तो क्या अब उसके दिल के अहवाल उसके चेहरे पर रकम होने लगे थे? क्या अब ये उसके चेहरे से झलकता था? ओ खुदा, उसे सच में परेशानी ने घेरा था। नाजिया के किसी भी बात की उम्मीद की जा सकती है, और अगर ये बात निगार ताई के कान में चली गई तो या खुदा, वो तो कहीं की भी नहीं रहेगी। आज पता नहीं कौन सा दिन था जो उसे यूँ इस तरह के झटके मिल रहे थे, पहले वली और अब ये नाजिया। ऐसी कोई बात नहीं है नाजिया, तुम अपनी तरफ के अंदाजे अपने पास रखो और प्लीज़ आइंदा इस तरह की बात मत करना। उसका दिल अचानक ही बहुत तेज़ धड़कने लगा था। नाजिया ने तल्खी से सर झटका था। और अगर ऐसी बात नहीं है तो तुम्हारी इस बात से मुझे उसका नंबर लेकर दो, फिर मैं समझूंगी कि ऐसा कुछ नहीं है। चैलेंज करती मुस्कुराहट के साथ उसने कहा तो अमल का दिल चाहता उसकी तबीयत साफ़ कर दे, मगर फिर सब्र का घूंट पीकर रह गई थी। मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती, सॉरी। अगर तुम्हें इससे नंबर चाहिए तो खुद ही मांग लो। यकीनन अगर वो भी तुम्हें पसंद करता होगा तो तुम्हें अपना नंबर देने में हरगिज़ भी देर नहीं करेगा। अब मुस्कुराने की बारी अमल की थी, क्योंकि उसे अंदाज़ा था कि वली को नाजिया में कोई दिलचस्पी नहीं थी। तुम जानती हो कि वो ऐसा नहीं करेगा। उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। तो फिर इस किस्से को भूल जाओ, वो वली है। जितनी दृष्टि से तुमको डील करता है इसी तरह लिया दिया सच सबके साथ रहता है। मैं कोई ख़ास नहीं हूँ उसके लिए। ये कहते हुए उसका दिल एक पल के लिए डूबा था, मगर वो संभल गई थी। जो बात करनी है उससे खुद करो, मुझे इस सब में मत घसीटो। तुम उसे पसंद करती हो, मैं नहीं। बहुत आराम से उसने इस पर वाज़ा कर दिया था, मगर नाजिया इतनी आसानी से मानने वाली नहीं थी। अच्छा ठीक है, नंबर मैं उसे खुद ही मांग लूँगी, बस तुम मेरे साथ रहना प्लीज़। देखो, इससे इनकार मत करना। उसने जान छुड़ाने के लिए बेजारियत से हामी भरी थी और लाउंज में ही जम कर बैठी रही थी, क्योंकि उनके यहाँ बड़ों के दरमियान से उठकर जाना मायूब समझा जाता था। वो यहाँ क्यों आया था बाबा? बुलंद चमकती हवेली की सारी बत्तियाँ रोशन थीं और मुलाजमीन की मौजूदगी ना होने के बराबर थी, सो वो आराम से पुरतइश लाउंज में आमने सामने बैठे हुए थे। ऐसे कर टांग पर टांग रखे बारोब किस्म की हुसैन एक जानिब और मुस्तरिब सा आगे को होकर बैठा हाशिम उनके बामुकाबिल था। उसे मैंने ही बुलाया था। उनके मुख्तसर से जवाब पर उसे पेश आया था। ज़रा और आगे को होकर बैठा था। उसके अंदर की बेचैनी बढ़ती ही जा रही थी। इस घर में उसे मत बुलाया करें आप, ये मेरी माँ बहनों का घर है और इस घर के कुछ उसूल हैं। अपने अमाल की नताइज को यहाँ की दावत मत दिया करें। उसकी आवाज़ गुस्से से बुलंद हुई तो हुसैन ने उसे नागवारी से देखा था। जर्द रोशनियों से ज़रा किनारे पर बैठा हुसैन आधा रोशनी में था और आधा अंधेरे में था, ऐसे कि उसके चेहरे के तासुरात वाज़ा ना थे, मगर वो बिना देखे उसके हर रुख से वाकिफ़ था। ये घर मेरा है हाशिम, और इसके ये उसूल भी मैंने ही बनाए हैं, तो इसमें तुम्हारे एतराज़ की गुंजाइश कहीं भी बाकी नहीं रह जाती है। उसके ठंडे से जवाब पर हाशिम को अपना वजूद तपता हुआ महसूस हुआ था। लेकिन इसे आइंदा यहाँ मत बुलवाइएगा, ये मेरी आपको पहली और आखिरी वार्निंग है। और अगर आपने उसके खिलाफ़ जाने की कोशिश की तो उसकी लाश गांव के कुत्तों को भी नहीं मिलेगी। कसरती जिस्म वाला हाशिम चबा चबा कर बोलता हुआ उठा तो हुसैन ने बस उसे ज़रा सी गर्दन ऊंची करके देखा था। तुम वली के मुकाबले पर नहीं हो हाशिम, भले ही तुम उससे उम्र में बड़े हो, मगर तुम्हारा और उसका कोई मुकाबला नहीं है। अगर तुम कत्ल करना जानते हो तो ज़माने भर के कुत्तों से उसका भी वास्ता पड़ता है। अपनी पोजीशन में अपनी इस्तात देखकर हमला करना, किसी भी किस्म के नुकसान की सूरत में ज़िम्मेदार मैं हरगिज़ नहीं हूँगा। ज़िम्मेदार? वो जैसे नफ़रत से मुस्कुराया था। इस सारे गंद का ज़िम्मेदार आपके अलावा और कौन है? इस सारे हालात के ज़िम्मेदार आप हैं। जो कुछ आपने किया वो कहीं गायब नहीं हुआ, वहीं रह गया। हर जुर्म के निशान रह जाते हैं, कुछ भी नहीं मिटता, यहाँ तक कि अल्फाज भी फ़िज़ा में साकिन रह जाते हैं। जैसे ही कोई वहाँ ज़रा सा भी बारीक बीनी से देखता है, उसे इस जुर्म के निशान नज़र आने लगते हैं। अपने ताई आप बहुत बड़े खिलाड़ी हैं, मगर वो रुका तो सारी हवेली जर्द रोशनियों में खड़ी किसी कदीम शहर के ज़ेरे असर लगी थी। मगर हर खिलाड़ी कहीं ना कहीं चूक ही जाता है। आपने उसे मस्जिद के बाहर डलवाया और समझ लिया कि उसे तो कुत्ते खा गए होंगे, मगर बाबा, उसकी कनपटी की रगें उभरी थीं। वो ज़िंदा बच गया और आज भी हमारी नज़रों के सामने घूमता फिरता है। वो हमारे चेहरों पर ज़ोरदार तमाचा है। उस सब के बाद वो रुका नहीं, आगे बढ़ गया था, मगर नीम अंधेरे में बैठा हुसैन चेहरा पहले वाला नहीं था। उसे अंधेरे से कहीं ज़्यादा अंधेरे उसके चेहरे पर बाखूबी देखा जा सकता था। वो वली है,
वो हवेली से बाहर निकला तो उसका फ़ोन बज उठा था। उसने एक पल को रुककर हाथ में पकड़ा फ़ोन निगाहों के सामने किया और फिर नंबर देखकर उसके तने असाब ढीले पड़े थे। सपाट से चेहरे पर शनासाई उभरी और फिर वो शनासाई धीरे से मुस्कुराहट में ढलती गई थी। वो अब तक हवेली के सरसब्ज से दालान में खड़ा था और खनकी सी हवा उससे उसके बाल हल्के हल्के उड़ रहे थे। उसने मुस्कुराते हुए कॉल काट कर दोबारा से राब्ता मिलाया और फिर दूर तक खामोशी में डूबे लॉन को देखते हुए दूसरी तरफ जाते फ़ोन से कोसने लगा। सुने गया 1 घंटे के बाद ही फ़ोन उठा लिया गया था। तो फिर क्या फ़ैसला किया है तुमने? उसने बहुत नरमी से पूछा था और फिर लबों को दांतों तले दबाए उसने आगे वाले की बात सुनी थी। मैं आपको जनाजा दूंगा वली। मैं कभी आपको डिसओन नहीं करूँगा। मैं कभी भी आपको पहचानने से इनकार नहीं करूँगा क्योंकि सारी दुनिया आपको छोड़ सकती है मगर जैन आपको कभी नहीं छोड़ सकता। मासूम आवाज़ में कहे गए चंद जुमलों ने जैसे उस पर जमी सालों की कशाफत को एक हाथ मारकर झटक दिया था। ये एहसास कि कोई है उसे भी जनाजा देगा, कोई होगा जो उसके मरने पर उसकी लाश को ऊन करेगा भले ही वो एक छोटा सा बच्चा ही क्यों ना हो। इस बात का कोई तरद नहीं था। मुहिब तारीकी में डूबा दलान को यासियत से देखते हुए मुस्कुराया था। थैंक यू जैन। और फिर फ़ोन काट कर हटाकर बाहर के जाने बढ़ा था। डेरा अब तक बंद हो चुका होगा मगर वो एक नज़र इधर के मामूलात को देखना चाहता था। इन 3 दिनों के मुस्तकिल गैर हाजिरी के बाद पता नहीं उसे क्यों एहसास हो रहा था कि कोई उसके पीछे है, कोई उसे खोज रहा है और कोई उसे खोदने निकला हुआ है। चलो जो भी होगा वो जाकर देख लेंगे। इसी पल उसे सामने की हाशिम की कार अपनी जानिब बढ़ती हुई नजर आई थी। तेज़ हेडलाइट्स के बाइस उसने आंखें चुंधियाकर उस पर अपना हाथ का छज्जा बनाया था और आने वाले को बगौर देखा था। हेडलाइट्स ज़रा मध्यम हुई तो उसे फ्रंट सीट पर बैठा हाशिम नजर आया था। उसने गहरे सांस लेकर बेजारियत से उसकी गाड़ी को देखा था और अपनी कार की जानिब बढ़ गया मगर इससे पहले ही हाशिम कार का दरवाज़ा खोलता उसके जानिब आ चुका था। क्या लेने आए थे तुम हमारे घर? बगैर किसी तहमीद के उसने दृष्टि से पूछा तो वली का दरवाज़ा खोलता हाथ रोका था। ऊंचे से हाशिम का कद बिल्कुल उसके बराबर था। ये जाकर तुम अपने बाप से पूछो। लेकिन रुको, तुमने यकीनन पूछा होगा मगर तुम्हारे बाप ने तुम्हें बताया नहीं। महफूज होकर कहता हुआ जैसे वो उसे मोड़ से हंस उठा रहा था। हाशिम ने बामुश्किल अपने अंदर उठते गुस्से के उबाल को दबाया था। फिर ज़रा करीब आया। उसकी निस्वारी आंखों में अपनी सियाह आंखें गाड़े। एक पल की भी जनबिश नहीं थी दोनों नज़रों में। वो आग और कहर का लम्हा था। बचपन से जो आग उनके दरमियान पक रही थी वो अब भी दोनों निगाहों में बाखूबी देखती जा सकती थी। मेरे घर आने की दोबारा हिम्मत मत करना, नहीं तो अपनी टांगों पर कभी वापस नहीं जा सकोगे। वली ने मुस्कुराकर सर झटका फिर चेहरा उठाकर उसे देखा। उसके लबों की तराश में मुस्कुराहट थी मगर आंखें हरगिज़ भी नहीं मुस्कुरा रही थीं। उनके हर कसम का तबस्सुम मफकूद था। मैं आऊँगा और हर दफ़ा की तरह तुम इसी तरह हाथ मसलते रह जाओगे क्योंकि मैंने कुछ नहीं किया। जो किया है तुम्हारे बाप ने किया है और वो इस सब का खामियाजा भुगत कर रहेगा। मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि वो हर चीज़ का अंजाम भुगते। इससे पहले तो उसमें भी मरने नहीं दूंगा। और उसके बाद क्या तुम बच जाओगे? हाशिम का तेज़ तनफ़ुज़ और बिगड़ते तासुरात वली को उसे ऐसे देखकर बहुत सुकून मिला था। मैं तो सालों से अपनी मौत का इंतज़ार कर रहा हूँ हाशिम, तुम भी किसी चीज़ से डरा रहे हो मुझे। हवा का एक सरसराता हुआ झोंका उनके दरमियान से गुजरा था मगर वहाँ उस खनकी की परवाह किसे थी? वहाँ तो आग थी, हर जानिब भड़कते हुए अलाव थे। पीछे खड़ी हवेली में रोशन कुमकुमे इस दोनों के चेहरों को रोशन कर रहे थे। तो एक बात तुम भी याद रखो वली के सुकून से तो तुम्हें मरने मैं भी नहीं दूंगा। मैं भी इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि जब तुम मरो तो कोई भी तुम्हें पहचानने से इनकार कर दे। तुम्हारा जनाजा वो कोई भी पढ़ने नहीं आएगा, कोई तुम्हें फ़ोन नहीं करेगा और मैं इस बात को यकीनी बनाऊंगा कि तुम्हारी मौत भी तुम्हारी ज़िंदगी जितनी ही भयानक और तल्ख हो। एकदम से मंजर बदल गया था। हर तरफ तंग व तारीक का कॉल ठहरी छा गई थी। वही तारीक कोठरी जिस पर एक उसकी बचपन की बहुत सी तल्ख यादें थीं, जिसके पार उसका कत्ल लिखा था और जिसके पार उसने अपने अंदर मौजूद बहुत कुछ खो दिया था। हाँ, वो ये सब इतना ही तो अजियतनाक था, इतना ही तारीक था। उसके चेहरे पर साया सा आ खड़ा हुआ था। लब भिज गए थे और जबड़े तन गए थे। कुछ उसके अंदर डूब कर उभरने लगा था। मुझे लगता है कि अब कोई भी आग मुझे वाकई नहीं जला सकती है क्योंकि मैं खुद आग बन गया हूँ। मुझे कोई अब अजाब नहीं देगा हाशिम।
क्योंकि मैं खुद एक अजाब हूँ और अजाब वो रुका था बस लम्हे भर के लिए। इसकी साकत पुतलियों के आसपास अब सुर्ख डोरे उभरने लगे थे। मैं अजाब को नहीं काटा करता। एक झटके से उसने कहकर कार का दरवाज़ा खोला था और फिर उस पर दूसरी नज़र डाले बगैर ही जन के गाड़ी भगा ले गया था। धूल उड़ाती गाड़ी के पार फैली धूल में हाशिम बहुत धुंधला सा दिखाई देता था। हवेली के जर्द कुमकुमे अब तक रोशन थे। अमल का आखिरी पेपर था और आज फिर से फरीद नहीं आया था। इत्तेफाक से दूसरी हवेली का ड्राइवर भी नहीं आया था और नाजिया सुबह सुबह उसके घर आ गई थी कि फरीद के साथ जा सके, मगर फिर यहाँ भी उसे मायूसी का मुँह ही देखना पड़ा था। अब क्या करेंगे, देर हो जाएगी पेपर की। वो परेशानी से दाखिल दरवाजे में खड़ी कह रही थी। अमल ने भी बेजारी से आसपास देखा था। इन पेपर्स और फरीद की मुसलसल गैर मौजूदगी ने उसे सख्त कबीदा खातिर कर दिया था। उसने झुंझलाकर बीजान को आवाज़ दी, बीजान अब क्या करें हम, देर हो रही है हमें कॉलेज के लिए। मैं वली को कहती हूँ छोड़ आएगा तुम लोगों को। बीजान की बस आखिरी हल यही नज़र आ रहा था, सो कह दिया, मगर अमल को कोमल पेशानी शकन आलूद हुई थी। जी चच्ची, हम उनके साथ हरगिज़ भी नहीं जा रहे हैं। उसने नाजिया के पैर पर पैर रखा और जल्दी से उसका अधूरा फिक्र मुकम्मल किया था। नाजिया ने उसे बुरा सा मुंह बनाकर देखा था, मगर वहाँ पर वह किसे थी। अलबत्ता बीजान ने उसे सर उठाकर ज़रूर देखा था, क्योंकि वो कभी भी वली के बारे में ऐसा नहीं बोलती थी। उसके साथ जाने में क्या मसला है। उनके हैरान से इस्तफसार पर उसने निगाहें चुरा कर कदम खिड़की से गिरते धूप को देखा था। नहीं, वो इसके साथ नहीं जाएगी। वो उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती थी। कोई ऐसे बेकदरी करता है किसी की परवाह की, किसी की चाहत की। उसने सर झटका था। वो इस वक्त डेरे पर जाते हैं, ख्वामोखाही हमारी वजह से परेशान होंगे। उसने बात बनाई तो बीजान की हैरत को मुस्कुराहट ने छुआ था। वली ने कभी मेरे किसी काम से परेशान नहीं होता। रुको, मैं उसे बुलाती हूँ, ले जाएगा तुम दोनों को। और वैसे भी आज आखिरी पर्चा है, फिर कौन सा तुमने उसके साथ जाना है। वो कहते ही नूरा को आवाज़ देने लगी थी, जा वली को बुला कर ला। और फिर कुछ देर बाद नूरा के पीछे कदम कदम चलता हुआ वो उन तक पहुंचा था। अमल ने आंखें घुमाकर दूसरी जानिब देखा था। वली ने उसे ऐसे करते देख लिया था, इसीलिए उसने उभरती मुस्कुराहट को दबाया था। जी बीजान। नाजिया की सारी हड़बड़ाहट हठधर्मी एक तरफ, मगर उससे बात करना आसान नहीं था। वो हर किसी से घुलने मिलने वाला इंसान नहीं था और यही रवैया बहुत लोगों को तीर की तरह सीधा करके रखता था। फरीद आज फिर से नहीं आया है वली, और इन दोनों को कॉलेज लेकर जाना है। इनका आज आखिरी पर्चा है, तुम ले जाओगे। जी बीजान। वो हल्का सा मुस्कुराया था, ले जाऊंगा। फिर उन दोनों की जानिब घूमा था, जिसमें सिया चादर वाली लड़की ने बहुत सी फ़ैज़ को सीने से लगाए उस सुनहरी सी धूप के अक्स में दमकती हुई ख़ास लाताल्लुकी से खड़ी थी, और दूसरी उसके बरअक्स दबे दबे जोश से वली को देख रही थी। चलिए, उसने कहा और आगे बढ़ गया था। ब्राउन रंग की शलवार कमीज़ में उसकी चौड़ी पुश्त को देखते उसने खफगी से सर झटका था और नाजिया के साथ ही बाहर निकली। वो अब नज़रों पर चश्मा लगाता गाड़ी का दरवाज़ा खोलकर बैठ रहा था। उसके साथ सफ़र, अमल ने खफा से सोचा था। उसे इस रात की कोई बात नहीं भूली थी। खेतों के दरमियान बने कच्चे रास्तों पर उनकी गाड़ी एक बार फिर रवां थी, मगर इस बार उनके अंदर मौजूद लोगों के जज्बातों में ज़मीन और आसमान का फ़र्क वार हुआ था, जिसमें सिर्फ मोहब्बत मुश्तरका थी। हाँ, बस वो उसे ही नहीं ख़त्म कर सकते थे। छुट्टी 12 बजे है आप लोगों की। उसने सामने देखते न जाने उनमें से किस से मुखातिब किया था, मगर जवाब नाजिया नहीं दिया था। अमल का उसे जवाब देने का कोई इरादा नहीं था। जी, मगर आपको कैसे पता, उसने पूछा तो वली की नज़र बेसाख्ता ही पीछे को झांकते शीशे पर फिसली थी। अमल लाताल्लुकी से बाहर की जानिब देख रही थी। सरदार बाबा ने बताया था। ओह अच्छा, मैं समझी आप अमल को लेकर गए थे पेपर के लिए। मेरे पास इतना फालतू वक्त नहीं है कि उन्हें लाता ले जाता रहूं। उसे के बाद बहुत आराम से कहने पर अमल ने चौंक कर उसे देखा था। उसके यूं देखने पर नाजिया ने बामुश्किल अपनी हंसी दबाई थी। और हमें भी कोई शौक़ नहीं है आपसे फेवर लेने का, मगर मजबूरी है हमारी। मजबूरी तो समझते हैं ना आप। बहुत धड़ाक से उसने चेहरा दोबारा खिड़की की जानिब फेरते हुए कहा था। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई अमल को ऐसा कहने की, मगर दूसरी जानिब वली जैसे महसूस हुआ था। उसने मुस्कुराहट छुपाने के लिए निचले लब दांतों तले दबाया था, फिर मोड़ काटते हुए सरसरी से निगाह खफा सी लड़की पर डाली थी, जो जब्त के बायस सुर्ख हुए खिड़की के पार देख रही थी।
लेने भी आप ही आएंगे? नाजिया के पूछने पर उसने शाने उचकाए थे और इससे पहले कि कोई जवाब देता अमल बोल पड़ी थी, इनके पास बिल्कुल भी फालतू वक्त नहीं है हमें लाने ले जाने का, इसीलिए मैं बीजान को फ़ोन करके मना कर दूंगी कि किसी और को भेज दें, कहीं इनका कोई ज़रूरी काम ना रह जाए। उसने जलकर उसे उसके अल्फाज लौटाए तो वो एकदम ही हंस दिया था। कार में एक दिल फरेब सा कहकहा गूंजा था, माफ़ी बीबी, अगर आपको बुरा लगा हो तो। कितनी सहूलत से माफ़ी मांग रहा था। अमल का दिल किया कि हाथ में पकड़ी हुई फाइल उसके सर पर दे मारे। कदीम वक्तों की शहजादियों के किस्से तो सुन ही रखे होंगे ना आपने कि वो किसी की ज़रा सी गलती पर माफ़ी देने के बजाय उल्टा कड़ी सजाएं दिया करती थीं और लोगों को इबरत का निशान बनाती थीं ताकि वो दोबारा कोई गुस्ताखी करने की जरूरत न कर सके। अफसोस कि मैंने उनके इस अमल को हमेशा मुज़म्मत की। बिल्कुल ठीक करती थी वो, उन्हें अंदाज़ा था कि लोगों को काबू कैसे किया जाता है। मगर खैर वो ठहरी और फिर शहद रंग जगमगाती आंखों को किसी अमर हुई खूबसूरत शहजादी की तरह बेनियाजी से घुमाया था। हम आपको माफ़ कर देते हैं, आपकी हर गुस्ताखी पर क्या अदा थी और अंदाज को तो रहने ही दीजिए। सिया चादर के हाले में धुली चांदनी दिन की रोशनी में सुनहरी धूप लग रही थी। वली ने उससे ज़्यादा खूबसूरत कोई शहजादी नहीं देखी थी, कोई उससे खूबसूरत थी ही कहाँ। मुझे कड़ी सज़ाओं से डर लगता है, इसीलिए मैं बहुत शराफत से आपको लेने आ जाऊंगा। यकीनन फिर तो माफ़ी सहल हो ही जाएगी। एक तो जब वो नरम होता था तो उस जैसा कोई ना होता था, और जब रुकाई बरतता था तो अमल ने झरझरी ली थी। जी आप ही आइएगा, हमें बहुत अच्छा लगेगा। नाजिया ने अपने साथ उसे भी घसीटा था। उसने उससे दांत पीसकर घूरा था। कॉलेज के बाहर इनको छोड़कर वो सीधा डेरे पर आ गया था। ऑफिस का निज़ाम वैसा ही था, मखसूस चहल पहल थी, काम करते गांव के लोग थे, अपनी अपनी निगरानी में ज़मीनों की कटाई का हिसाब देते किसान। उसने संजीदगी से कदम आगे बढ़ाए थे। ऑफिस का दरवाज़ा खोलकर जैसे ही वो अंदर आया तो अंदर शाहनवाज पहले से मौजूद था। उसे देखकर उठ खड़ा हुआ था। उसे हाथ से बैठने का इशारा करता वो सन ग्लासेस आंखों से हटाता हुआ कुर्सी खींचकर बैठा था। वली सर, इसी महीने बख्तियार और निसार साहब की शादी है और तमाम वो काम जो दरमियान में लटके हुए थे वो मुकम्मल हो चुके हैं। अब क्या इरादा है आपका? मोहसिन मेरा माजी खोद रहा है नवाज़, उसने एकदम ही उसकी बात काट कर कहा, मगर लहजा बिल्कुल भी हमवार था, न तेज न कुछ और। शाहनवाज भी इख्तियार ही खामोश हुआ था। जी सर, वो बस तजस्सुस के मारे पूछगछ कर रहा था और सिर्फ मुझसे ही की है। इत्तेफाक होगा सर, लेकिन तुम भी और मैं भी, हम दोनों जानते हैं कि इस दुनिया में इत्तेफाक नाम की कोई चीज़ नहीं होती है, सब तयशुदा होता है, प्री प्लान्ड। उसने संजीदा सा आईब्रो उठाकर उसे देखा तो नवाज ने थूक निकला था। वली की अंदर तक की उतरती गहरी नज़रें उसे बौखलाए दे रही थी। सर, मैं देखता हूँ कि वो क्या करना चाह रहा है, और जितनी जल्दी तुम देख लोगे उतने ही बेहतर होगा। मुझे सिर्फ ये बताओ कि वो किसके कहने पर ये सब कर रहा है, और ये इलाही बख्श बाहर क्या कर रहा है? इसके बेटे का मसला अब तक चंद सीधा नहीं हुआ। उसने बैक वक्त सवाल की तो शाहनवाज पज़ल होकर संभला था। वो चाहता है कि आप एक दफ़ा एएसपी साहब से बात कर लें तो वो उनके बेटे को रिहा कर देगा। ठीक है, तुम जाओ, मैं करता हूँ कुछ। उसका बेटा ज़मीनी मसले में इक़दाम कत्ल के जुर्म में जेल के अंदर था, मगर कम उम्री के बाइस यूँ उसे इस तरह सलाखों के पीछे कैद रखना भी कानूनन दुरुस्त नहीं था। मगर वो एसपी इलाही बख्श ने कोई पुरानी खार उतारता उसे तकलीफ़ देने के लिए उसके बेटे को अंदर किए हुए था। उसने फ़ोन कान से लगाकर दूसरी तरफ को जाती घंटी संजीदगी से सुनी थी। अगले ही लम्हे फ़ोन उठा लिया गया था। वालेकुम अस्सलाम, उसने सर को खम देकर जवाब दिया था। मैंने ये कहने के लिए फ़ोन किया है कि और कितने तुम करम बख्श को लॉकअप में रखोगे? उसका बाप परेशान हो रहा है, उसे रिहा कर दो महमूद शाह। उसने अच्छे जानने वालों की तरह उसे कहा तो वो फ़ौरन ही मान गया था, मगर फिर उसकी अगली बात सुनकर जैसे वो साकत हुआ था। तो तुम कह रहे हो कि वो लड़का भले ही कम उम्र है, लेकिन वो महारत रखता है इस किस्म के कामों में, यानी कत्ल और इक़दाम कत्ल में? उसे हैरत नहीं हुई थी, मगर इतने शरीफ बाप की औलाद का सुनकर उसे ज़रूर हैरत हुई थी कि इसकी क़यादत में काम करता रहा है वो। उसने अंधेरे में एक तीर चलाया था और जिस तरह तीर निशाने पर लगा था उसने उसे महसूस किया था। तो हाशिम मोहतरम का हाथ है इससे ऐसा बनाने में। ठीक है, तुम रिहा कर दो उसे, लेकिन इसे सीधा मेरे पास भेजो, मैं उसे एक आध बात करना चाहता हूँ। उसने फ़ोन रखा और चलपन सोचती नज़रों से गैर मरई नुक्ते को देखता रहा था। हाशिम भला क्यों इस लड़के को इसकी तरबियत करने लगा?
इस लड़के की ऐसी तरबियत करने लगा था, और वो भी इतना कम उम्र लड़का। उसे पता था कि लोगों की मुफलिसी व लाचारी से खेलकर हाशिम ने बहुत से ऐसे लोग अपनी तरफ रखे थे और उनको एक ख़ास किस्म की तरबियत देने के बाद उसने अपने पास रखा हुआ है। वो जो कराए का कातिलों की बात करता था तो वो लोग इन्हीं लोगों में से हुआ करते थे जिन्हें अरसे तक हाशिम ने पाला होता था और तराश कर अपने करीब रखा होता था। मगर इलाही बख्श का बेटा ही क्यों, वो तो उसके इलाके का था ही नहीं, वो तो था भी शेख जमा के इलाके का। कहीं कुछ गलत था, उसकी छठी हिस्स उसे आगाही दे रही थी, मगर क्या गलत था इसे अभी ये जानना था। कुछ पल चंद ज़मीनी मामलात को निपटाते उसे वक्त का पता ही नहीं चला था। 12 बजे अमल की छुट्टी थी और अभी 11:15 बजे थे। उसे 11:30 तक निकलना था, सो उसने इत्मीनान से घड़ी देखकर अपना काम जारी रखा था। दफ्तन करम बख्श ने दरवाजे पर दाखिल होकर इजाज़त चाही तो उसने सर उठाकर उसे देखा था। वो 17 साल का दुबला पतला लड़का था जिसकी पेशानी पर बाल 9 उम्र लड़कों की तरह बिखरे पड़े थे, मगर वो अपनी उम्र के लड़कों की तरह हंसता मुस्कुराता नहीं था। उसके चेहरे पर एक ख़ास किस्म का तनाव वली ने हमेशा देखा था। आओ, उसने टेक लगाकर उसे इजाज़त दी तो वो सलाम करता हुआ अंदर आकर कुर्सी खींचकर बैठा था। वली ने आंखें सुखेड़ कर गहरी नज़रों से उसे देखा था। कब से काम कर रही हो तुम हाशिम के लिए? 14 साल की उम्र से। इसका जवाब बहुत सपाट था। वो जैसे हंसना जानता ही नहीं था। क्यों करते हो उसके पास काम? तुम्हारे वालिद को मालूम है इस बारे में? बहुत मोहताज सवाल कर रहा था वली। कुछ गलत था, कहीं कुछ गलत था। जानते हैं वो काम करने देते हैं तुम्हें? नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं पसंद उन्हें मेरा वहाँ काम करना, लेकिन मुझे उनकी पसंद नापसंद से कोई गर्ज नहीं है। उसके लहजे की बगावत और आंखों में छाई वीरानी वली को बहुत कुछ एक साथ याद आया था। तुम क्यों काम करते हो उसके पास? क्या जानते नहीं कि वो ज़माने भर का बदमाश आदमी है? अच्छे लोगों में उठना बैठना नहीं है, और जिस काम के लिए अब तुम्हें इस्तेमाल कर रहा है जानते भी हो कि कितने ख़तरनाक काम है वो। उसने बेज़रा सी दृष्टि से उसे झाड़ा तो उसने ज़रा की ज़रा नज़रें फिर उस पर उठाई थी। कौन जाने कि कौन किसका इस्तेमाल कर रहा है। उसकी अजीब सी मुस्कुराहट पर वली ने सामने बैठे लड़के को बहुत गौर से देखा था। मतलब, अगर आपने मुझे इस सब के लिए बुलाया है तो बेहतर यही है कि मैं वापस चला जाऊँ। बैठो वापस, उसने इतनी दृष्टि से कहा कि लड़का अगरचे किसी का असर नहीं लेता था फिर भी उठते उठते बैठ गया था। मेरी बात अभी ख़त्म नहीं हुई है। इतना तो मैं भी जानता हूँ कि तुम किसी उसके पास बगैर किसी मकसद के काम नहीं कर रहे। कोई वजह ज़रूर है। अगर तुम मुझे वजह बता दोगे तो शायद मैं तुम्हारी कोई मदद कर सकूँ। सख्त लहजे को उसने हत्तल अलवसी हमवार रखने की कोशिश की थी। लड़के ने इसे ज़ख्मी आंखों से देखा था। मैं वजह बताने का आपको पाबंद नहीं हूँ। अगर तुम नहीं भी बताओगे तो मेरे लिए सब कुछ खोद निकालना कोई मुश्किल काम नहीं है। ये दुनिया बहुत छोटी है करम, इसमें किसी का राज नहीं होता है। तुम नहीं बताओगे तो कोई तुम्हें खोजता वो सब जान लेगा जो उसे नहीं जानना चाहिए। इसीलिए जितनी आसानी से तुम मुझे बता दोगे उतनी ही आसानी से मैं जाने दूंगा। करम की बेतासुर आंखों में पल भर के लिए ऐसे कर्ब उभरा था कि वली साकत रह गया था। उसे इस लड़के को देखकर न जाने क्यों सिया कोठरी में कैद दर्द से बिलखता लड़का याद आया था। मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बताओ मुझे क्या मसला है? अगर तो तुम पैसों के लिए उसके पास काम कर रहे हो तो अभी के अभी छोड़ दो। यहाँ इस डेरे पर बहुत से काम हैं जो तुम कर सकते हो, मगर वो काम मत करो। अब उसने तहम्मुल से बात मुकम्मल की तो लड़का आंखों में पानी लिए मुस्कुराया था। काश के बात सिर्फ पैसों की होती सरकार, काश के सिर्फ यही बात होती, मगर नहीं। मैं उसकी तलवार से उसको ज़िबा करूँगा। ये कसम खाई थी करम ने अपनी बहन को दफनाते, और अब कसम के साथ ही मेरी ज़िंदगी वाबस्ता है। उसकी मुबस्सिम बातें नतीजा खेज़ नहीं थीं। वली नासमझी से उसे देखे गया था। जा सकते हो तुम। चंद पल उसे जांचने के बाद उसने उसे कहा तो वो उठ खड़ा हुआ था। मुड़ने ही लगा था कि वली की आवाज़ ने उसके कदम को जंजीर कर दिया था। मैं किसी को भी अपने राज़ों में शरीक करने का हामी नहीं हूँ करम, मगर आपके दुश्मनों का दुश्मन आपका दोस्त होता है, और हाशिम मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। अगर कभी किसी किस्म की भी ज़रूरत पड़े तो मुझे बताना, और अकेले किसी खौफनाक सफ़र पर मत निकलना। ये दुनिया तुम्हारी सोच से भी ज़्यादा जालिम है। साकत फ़िज़ा में सिर्फ 2 नफूसों की सांस की आवाज़ें बाकी रह गई थीं। वो कुछ लम्हे सुन खड़ा रहा और फिर उसके ऑफिस से तेज़ी के साथ निकला था। करम के अंदर कुछ बहुत उथल पुथल हो रहा था। उसने छुट्टी पर नाजिया और अमल दोनों को लिया और गाड़ी हवेली के रास्ते पर डाल दी थी। वो दोनों पेपर्स ख़त्म होने की खुशी में कदर पुरजोश सी आज के पेपर को डिस्कस कर रही थी और साथ साथ उस सख्त सी इन्विजिलेटर को भी कोस रही थी। एग्ज़ामिनर या इन्विजिलेटर, ये क्या चीज़? कोस रही थी, जिसकी मौजूदगी में उनका सांस खुश्क हुआ था। तौबा, उन्हें तो देखकर ही खौफ आ रहा था मुझे।
एक तो इतनी बड़ी साड़ी और फिर ऊपर से उनका गुस्सा। नाजिया ने कहकर झुरझुरी ली थी और उन्हें सुनकर शुक्र जान छूटी हमारी पेपर से। सूली पर लटका रखा था। मुझे तो जब से शुरू हुए थे, मगर आज मैंने सिर्फ और सिर्फ सोना है और कुछ भी नहीं करूँगी मैं। जवाबन फाइल्स को इकट्ठा करके साथ गोद में रखते हुए उसने भी दबी दबी से खुशी से कहा था, आखिरी पेपर के बाद की खुशी से भी ज़्यादा इस दुनिया में कोई आसूदा लम्हा होता है भला। इसका चेहरा भी खुशी से चमक रहा था। गाड़ी ड्राइव करते हुए संजीदगी से बाहर देखते वली किसी सोच में डूबा हुआ था। सोच की लकीरें उसकी पेशानी पर बाखूबी देखी जा सकती थी। इन दोनों की बातों से लाताल्लुक उसे अभी तक करम का पुरस्रार और उलझाया हुआ था। क्या था जिसे वो छुपा रहा था? क्या हो सकता था भला? इतना तो उसे भी अंदाज़ा हो गया था कि जो था वो बहुत भयानक था, मगर क्या? हर मुमकिन बात सोचकर वो खुद ही अपने तख्लियात की तरदीद करता अजीब मखमसे में फंसा था। एकदम से नाजिया और अमल की हंसी पर चौंका था। वो दोनों किसी बात पर लुत्फ़अंदोज़ होती अभी तक हंस रही थीं। उसने सर झटक कर ध्यान ड्राइविंग की तरफ लगाया था। हवेली के बाहर उसने कार रोकी तो नाजिया और अमल दोनों गाड़ी से उतरकर हवेली के जहाज़ी गेट के अंदर दाखिल हुई। वो बेदिहानी में उनको जाता देख रहा था। क्या वजह हो सकती है? क्या करम से कुछ ऐसा हो गया था जो उसे नहीं करना चाहिए था और अब हाशिम से उस सब की वजह से ब्लैकमेल करके अपने पास रखे हुए है? ओहो, ऐसा होता तो करम कब का एतराफ़ कर चुका होता, क्योंकि वो जानता है कि वो अंडर एज है। इसने गहरा सांस लेकर जैसे बहुत सी सोचों को झटका था। उसी पल हवेली के दाखिली दरवाजे के अंदर जाती नाजिया मुड़ी, उसे मुस्कुराकर देखा और आगे बढ़ गई। अमल ने उसकी ये हरकत नहीं देखी थी और अंदर जा चुकी थी। ओफ! वली ने खौफ से गहरी सांस ली और गाड़ी डेरे के जानिब बढ़ा ली थी। ये लड़की ना इसे मरवाएगी किसी दिन। नाजिया की हरकत पर सख्त खौफ का शिकार होता वो अब फिर से जहन झटक रहा था। मोहसिन, क्या करते फिर रहे हो तुम आजकल? शाहनवाज ने उसके सर पर पहुंचकर कहा तो लम्हे भर को वो हड़बड़ा सा गया था। उसे इतनी बराह रास्त पूछी गई उम्मीद नहीं थी। मैं क्या कर रहा हूँ? वो फ़ौरन लड़खड़ाती ज़बान से संभाला था। बस फितरी तजस्सुस मुझे यहाँ तक ले आया है। एक ऐसा बंदा जिसका ना ख़ानदान, ना कोई फैमिली बैकग्राउंड, ना कोई आगे ना पीछे। वो या तो आसमान से टपका है या फिर ज़मीन से उगा है। मैं इन सब बातों पर मज़ीद सब्र नहीं कर सकता था, इसीलिए छान फटक के लिए निकल खड़ा हूँ। कंधे उचकाकर कहा तो शाहनवाज ने उसके आईब्रो तनी थी। वली सर को तुम्हारी छान फटक का पता चल गया है। नवाज के ख़बरदार करने पर उसने नाक से मक्खी उड़ाई थी। मुझे कौन सा किसी एजेंसी ने हायर किया है कि ये सब करने के लिए? मैं तो ख़ुद की तस्कीन के लिए ये सब कर रहा हूँ और कुछ नहीं। उसने साफ गोई से बता दिया था। वो चंद पल उसे मशकूक नज़रों से देखता रहा। क्या मिला तुम्हें अब तक इनके बारे में? बहुत ताक कर सवाल किया था नवाज ने। मोहसिन लम्हे भर को ठहरा था। उसे सवाल से ज़्यादा उसका अंदाज़ अजीब लगा था। यही कि वो सरदार बाबा के सगे बेटे नहीं हैं, बस या कुछ और। मुझसे कुछ भी मत छुपाना। इसकी सेक्रेटरी, उसकी सुकड़ी हुई तीखी नज़रें। मोहसिन को अब पेशानी पर पसीना आने लगा था। मैं नहीं कर रहा कुछ भी शाह सर, आप डरा क्यों रहे हैं मुझे? मैं कुछ नहीं छुपा रहा आपसे। सीधे स्वभाव पूछा था कि बता दें आप वली सर के बारे में। अब बता भी नहीं रहे हैं और फिर ऐसे शक भी कर रहे हैं। उसने खफगी से नौउमर लड़की की तरह नाक सुकेड़ कर कहा तो नवाज की पेशानी के बल ढीले पड़े थे। गहरा सांस लेकर मोहसिन को देखा था। किसी की ज़िंदगी को यूं बिला वजह नहीं खोदते मोहसिन, कभी भी नहीं, क्योंकि इंसान बहुत से दरवाज़ों को खुद पर अरसे पहले बंद कर चुका होता है, फिर कोई उन्हें यूं जाकर खोल दे, ये दुरुस्त नहीं। बंद दरवाज़ों के पार अक्सर भयानक राज हुआ करते हैं जिनका जान लेना किसी भी तौर भलाई के ज़ुमरे में नहीं आता है। मोहतात रहो और कोई ऐसी वैसी हरकत मत करना। चलता हूँ। वो उठकर गया तो मोहसिन दरवाजे को ही देखता रहा था। उसके सामने बहुत कुछ ऐसा चल रहा था कि जिनके दरवाजे वो खुद बंद कर नहीं सकता था। उसे वली की ज़िंदगी से नहीं, उसके साथ से दिलचस्पी थी, मगर क्या करता? वो मजबूर था उसे खंगालने पर, क्योंकि जिसकी ज़रूरत उसे थी, अगर वली वो ना निकला तो फिर बहुत बड़ा झोल हो जाना था। मगर अभी ये बादशाह नवाज को बताना सरासर बेवकूफ़ी होगी। उसे खुद से सब कुछ जानकर वली के पास जाना था और बहुत जल्द जाना था, क्योंकि कब्रों में दफन उसके घराने के लोग अब भी इंसाफ के लिए सिसक रहे थे और उसे उनको इंसाफ दिलाना था, चाहे फिर जैसे भी। कुदरत ने उसे ज़िंदा रखा था तो उसका सिर्फ़ एक मकसद था और वो था इंतकाम। हुसैन अहमद से इंतकाम, जिसने उसके घर को उजाड़ कर रख दिया था। रात की स्याही में चमकती हवेली शान से सर उठाकर खड़ी हुई थी, ऐसे कि उसे देखने के लिए इंसान को अपनी आंखें चुंधियानी पड़ती। उसका हुस्न वैसे ही नज़रों को खेर कर किया करता था।
जर्द कुमकुम उसे रोशन हवेली में आज फिर से ढोलकी थी और इस दफ़ा बख्तियार, निसार, नफीस, गर्ज के घर के सारे लड़के इकट्ठा थे। वो सब मर्दाने में विराजमान थे और एक तरफ लाउंज में दो शीज़ाओं ने खूब रौनक लगा रखी थी। अमल ने मुस्कुराकर रेलिंग से नीचे झाँका था। उसके अतराफ से गिरते बाल सिल्की खुले होने के बायस नीचे झूल रहे थे। नाजिया ने उसे मुस्कुराकर नीचे आने का इशारा किया तो वो सर हिलाती वापस मुड़ी थी। सुर्ख चूड़ीदार पजामा और सुर्ख ही रंग की लंबी कमीज़ जेबतन किए हुए उसने गोया सारी हवेली में रोशन कुमकुमों की रोशनी खुद में समोली थी। कानों से लटकते सिल्वर झुमके उसके सर की ज़रा इसी जनबिश पर झूम रहे थे, मगर वो परवाह के बगैर सिल्की बालों को हाथ से समेटने लगी नीचे उतर आई थी। सहज सहज कर उतरती अमल ने बहुत सी गर्दनों को अपने जानिब घूमते हुए देखा था। वो थी ही इतनी खूबसूरत। उसी पल वो हवेली में दाखिल हुआ था। सुबह वाले कत्थई कमीज़ शलवार में मलबूस सियाह शॉल को गर्दन के गिर्द लपेटे हमेशा की तरह आम से होली में वो फ़ोन कान से लगाए शायद किसी से बात कर रहा था। वही मसरूफ़ सा वली जिसका जी बाकर साहब, दीन साहब का बेटा का केस उसके नज़र पे साख्ता ही अमल पर पड़ी थी। सिल्की बालों को हाथ से रोके वो झुक कर किसी उम्र रसीदा खातून से मिल रही थी। उसके चेहरे पर पड़ते सुर्ख अक्स ने उसके चेहरे का रंग आतिशी कर दिया था, गोया धुली हुई सुर्ख चांदनी हो। एक पल लगा था उसे संभलने में। गहरा सांस लेकर उसने चेहरा फेरा। कभी कभी अमल उसे ऐसे ही बेबस कर दिया करती थी। जी बाकर साहब जी, उनका केस का फैसला आ चुका है, आप मामूलात आगे बढ़ाइए। जी, उसने कदम जीनों की जानिब फेरे थे। इसे सरदार बाबा ने बुलाया था, नहीं तो इस वक्त ऐसे लड़कियों के रश में वो कभी ना आता। उसे ऊट पटांग हरकतें करती लड़कियों से सख्त एलर्जी थी। अमन ने उसे नहीं देखा, वो अभी तक खातून से ही बातें कर रही थी। उसने दरवाजे पर दस्तक दी और फिर बीजान को आवाज़ पर अंदर दाखिल हुआ था। जमान एक तरफ कुर्सी पर बैठे थे और बीजान बेड क्राउन से टेक लगाए हुए थी। दोनों को एक नज़र देख कर वो मुस्कुराता हुआ दरवाज़ा बंद करता सोफे पर आ बैठा था। अस्सलाम वालेकुम सरदार बाबा, बाकर साहब ने मुझसे फ़ोन पर अभी बात की है, वो इस वक्त काम की कोई बात नहीं होगी। बीजान ने उसे टोका था। उसने चौंक सरदार बाबा को देखा था। जवाबन उन्होंने मुस्कुराहट दबाकर कंधे झुकाए थे, जैसे मैं कुछ नहीं कर सकता। कहिए आगा जान। बीजान के कहने पर जमान ज़रा कुर्सी पर आगे को हुए थे। वो अब तक सवालिया नज़रों से दोनों को देख रहे थे। तुम जानते हो कि बख्तियार और निसार दोनों की शादी हो रही है। हम दोनों चाहते हैं कि उन्होंने बीजान की जानिब देखा तो वो मुस्कुराई कि तुम्हारी भी अब शादी होनी चाहिए। अब के वो बहुत ज़ोर से चौंका था। शादी? उसने पलकें झपकाई थी, मगर वो मेरा तो ऐसा कोई इरादा नहीं है सरदार बाबा शादी करने का। उसने साफ वो इसे कहा तो बीजान ने खफगी से देखा था। ये क्या बात हुई भला? शादी अब नहीं करोगे तो कब करोगे? वो उनकी बात पर हंस पड़ा था। बीजान, मुझे नहीं करनी शादी। मैं क्या करूँगा शादी करके? अब के हंसी की बारी जमान की थी। उसके भौंडे से सवाल पर बीजान भी हंसी थी। वो झेप गया था। दफ़ा करने के चक्कर में पता नहीं क्या बोल दिया था उसने। मेरा मतलब है कि अभी आप सिर्फ इन दोनों की ही शादी निपटाएं। मेरा तो वैसे भी शादी का अभी कोई इरादा नहीं है। जल्दी से तस्दीक की थी। इसका शादी कभी भी करने का खैर से इरादा नहीं था। हम बस ये पूछ रहे हैं कि कोई पसंद है तो हमें बताओ, हम रिश्ता लेकर जाएं उनके घर। जाहिर है शादी अभी नहीं होगी, मगर बात तो पक्की हो सकती है ना। वो हमें अब कर लेनी चाहिए। सरदार बाबा की बात पर वो जख्मी सा मुस्कुराया था। आंखों के पार सुर्ख जोड़े वाली लड़की लहराई थी, बार बार सिल्की बालों को समेटती, अपनी सारी खूबसूरती से बेखबर, मासूमियत से किसी बात पर हंसती हुई। मुझे कोई भी नहीं पसंद है। मैं वाकई शादी नहीं करना चाहता सरदार बाबा। क्या किसी और वली को आप इस मुआशरे में बड़े होता देखना चाहते हैं? इस गाँव को कोई भी बाइज़्ज़त बाप मुझे अपनी बेटी नहीं देगा। मुझे कोई ख्वाहिश नहीं है सरदार बाबा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ। उसकी संजीदगी और दो टूक से अंदाज पर जमान और बीबी जान ने एक दूसरे को देखा था। वली, वो तो पुरानी बातें थीं, अब लोग समझदार हो गए हैं, ऐसी बातों पर हरगिज़ नहीं कान धरते। तुम कहो तो हम देखें तुम्हारे लिए लड़की। जमान भी संजीदा हो चुके थे, मगर वो नफ़ी में सर हिलाता हुआ एकदम ही उठा था। उसका ज़ख़म फिर से उधरने लगा था। मुझे किसी से भी शादी नहीं करनी है सरदार बाबा, ना आज ना कभी। मैं कभी भी अपने साथ किसी को जोड़कर ऐसे रुस्वा नहीं कर सकता है। इस मामले में मुझे माफ़ कर दें। और फिर बीबी जान की आवाज़ पर भी वो नहीं रुका था। जमान ने गहरा सांस लिया। जाने दो ज़मानी, वो इतनी आसानी से राज़ी नहीं होगा। जो उसने गुजारा है वो बहुत भयानक था। जी बी जान दिल महसूस कर रह गई थी। वो उसे भी बसे हुए देखना चाहती थी, मगर अब ये नामुमकिन सी बात लग रही थी। जी ने उतरता वली बहुत तेज़ी से बाहर की जानिब बढ़ रहा था। ये एकदम ही ठहर गया। मर्दाने के दरवाजे में उस्तादा नफीस लाउंज में बैठी अमल को बहुत महुयत से देख रहा था।
अमल ज़रा गैर आरामदा सी रुख तिरछा किए बैठी हुई थी। शायद उसने नफीस को देख लिया था और अब बौखला रही थी। वली की आंखों में गुस्सा दहका था। आईब्रो तन गए और दांत भीज गए थे। उसने किचन में जाकर काम करती नूरा से अमल को बुलाने का कहा और फिर सुलगता हुआ वहीं खड़ा रहा। नूरा सर हिलाकर पलट गई थी। कुछ ही देर में वो ज़रा बेचैन सी आई थी। क्या हुआ वली, आप लॉन्ज में इस वक्त क्या कर रही हैं? ऊपर जाकर बीजान के साथ बैठें। उसने लहजे को बहुत हमवार रखने की कोशिश की, मगर फिर भी आखिरी लफ्ज़ तराश से हो गए थे। वो जो बेचैन थी एकदम ही सीधी हुई थी। आईब्रो तनकर उसे देखा था। और क्यों मानूंगी मैं आपकी बात? अमल, मैं जो कह रहा हूँ उसे समझें, और जब तक नफीस हवेली में है नीचे मत आइएगा। उसने ज़िंदगी में पहली बार उसे अमल कहा था। सिर्फ अमल। वो ज़रा हैरान हुई थी, मगर फिर छोटी सी नाक सुखेड़ी थी। क्यों, आप वही नहीं हैं जो उस दिन कह रहे थे कि मुझे भी सबकी तरह ही डील करते हैं? तो जाएं, लाउंज में बहुत सी लड़कियां बैठी हैं, उन्हें भी ऊपर जाने का कहिए। वली ने बामुश्किल गहरा सांस लिया था। अमल बीबी, उसने बहुत ज़ब्त से कहा था। जी वली अहमद, उसने भी उसी के अंदाज में कहा तो वह ज़रा ठंडा हुआ था। आप ऊपर जाएं, भी जान के साथ आइएगा नीचे। और अगर मैं ना जाऊं तो क्या करेंगे आप? अपनी सारी झिझक भुलाएं। वो अपना बदला ले रही थी उससे। वली कुछ देर चुप सा हुआ। आप अच्छी बच्ची हैं, मुझे पता है आप मेरी बात ज़रूर मानेंगी। वो बेसाख्ता ही हंस दी थी। फिर चेहरा उठाकर उसे देखा था। निस्वारी आंखों के कांच में गुलाबी डोरे अब हर वक्त का किस्सा थे। उसका दिल धड़का था। मुझे पता है कि मैं अच्छी बच्ची हूँ, और ये भी कि आप भी बहुत अच्छे हैं, लेकिन मैं आपकी कोई भी बात नहीं मानूंगी। ये सियासी खेल किसी और के साथ खेलें कि जब मुखालिफ बात ना माने तो उसकी तारीफ़ की जाए और उससे अपनी बातें मनवाई जाए। सॉरी जी, मैं ऐसा कुछ भी नहीं करने लगी। वो कहकर पलटने लगी तो उसकी आवाज़ ने उसे बेसाख्ता ही रोक लिया था। नूरवा, मर्दाने का दरवाज़ा बंद कर दो जाकर, और अगर कोई कुछ कहे तो उससे कह देना कि लॉन्च में बैठी लड़कियां गैर आरामदा हो रही हैं। उसने उसकी पुश्त पर नज़रें जमाए नूरवा से कहा तो वो पलट गई थी। अमल सुन हो गई थी, वैसे ही रुख फेर कर खड़ी रही थी। अगर किसी बात से आपको मना करूं तो मान जाया करें। और रही बात लाउंज में बैठी हर लड़की की, तो वो घूमकर उसके सामने आया था। उसने शहद रंग आंखें उठाई थी। हर लड़की अमल नहीं होती, और ना वली को किसी और से कुछ लेना देना है, उसने संजीदगी से कहा, और उसे हैरान छोड़कर बाहर की जानिब बढ़ गया था। वो वही किचन में रुकी रही जब तक नोरा ने आकर उसे बता नहीं दिया कि वो मर्दाने का दरवाज़ा बंद करवा चुकी है। वो तब तक वहीं खड़ी रही। दिल अब तक कानों में धक धक कर रहा था। नूराबाद का हसन शाह इलेक्शन जीत चुका था, और अब गांव में हर जानिब जश्न का समा था। कच्चे सहन में जर्द कुमकुमे रस्सों में बांध कर रोशन किए गए थे, जैसे कि अमूमन शादियों पर किए जाते हैं। एक जानिब खाने का इंतज़ाम था तो दूसरी जानिब खुले से कच्चे सहन में चारपाइयों पर बहुत से मर्द विराजमान हसन शाह की तकरीब में शिरकत के लिए आए बैठे थे। हाशिम भी हसन शाह के बराबर में बैठा किसी बात पर हंस रहा था। वही अपने मखसूस होलिये में छोटी आस्तीनों वाली कमीज़ पर चादर पहने, कंधों तक आते बालों पर तेल लगाए हुए। खाना शुरू हुआ और रश ज़रा छटा तो हसन की जानिब घूमा था। अपना वादा याद है तुम्हें? हसन उसकी बेसब्री पर मुस्कुराकर सीधा हुआ था। कल्फ लगे सफ़ेद कड़क से लिबास में उठी मूछे के साथ वो खासा बारोब लगता था। और जो काम मैंने तुमसे कहा था वो किया तुमने? हाशिम ने गहरा सांस लेकर बालों को हाथ से पीछे किया था। मुझे कुछ वक्त लगेगा उसे जांचने में। वैसे लगाया तो है मैंने काम एक के ज़िम्मे। जैसे ही कुछ पता चलेगा तो मैं इत्तला करूँगा ज़रूर। कोई काबिल भरोसा इंसान है ना जिसे सूंघ कर जांचने पर मामूर किया है तुमने? हसन के सवाल पर उसने गर्दन हिलाई थी। बेफिक्र रहो, जल्द ही तुम्हें कुछ न कुछ तो ऐसा मिल ही जाएगा कि उसके खिलाफ जिसे तुम इस्तेमाल कर सकें। ठीक है, चलो आओ अब खाना खाते हैं। उसकी पीठ थपथपा कर वो उठा तो हाशिम भी उसके साथ ही उठा था। दूसरी जानिब रात की महताब तारीकी में कोई डेरे में आहिस्ता से दाखिल हुआ और फिर आहिस्ता से दरवाज़ा बंद करता हुआ अंदर चला आया था। जान पहचाने रास्तों पर कदम उठाता वो ऑफिस के अंदरूनी हिस्से में चला आया था। माँ, वली क्यों कहता है कि मैं उसे जनाजा दूँ? क्या वो इस दुनिया में बिल्कुल अकेला है? क्या कोई भी नहीं है जो उसे मरने के बाद ऊन करे? वो मासूमियत से चेहरा उठाए हुए कांता को देखते सवाल कर रहा था। उसने ज़ख्मी सा मुस्कुराकर जैन को देखा था। कर सके इसीलिए तो तुम्हें कह रहा है ऊन नहीं, कोई नहीं है उसका। ऊन कर सके इसीलिए तो तुम्हें कह रहा है नहीं, कोई नहीं है जो उसे ऊन कर सके। इसीलिए तो तुम्हें कह रहा है, इसीलिए तो वादे लिए हैं उसने दम से। वली इसी वक्त हवेली की गेट से बाहर निकला था।
कोहनियों तक आसीने चढ़ाया, बाहर बरसते कोहरे से बेनियाज, मगर वो तो इतना अच्छा है, क्यों कोई उसे डिसओन करेगा। उसके सवाल में अब बेचैनी थी। उसने बारीक बीनी से पगडंडी पर कदम बढ़ाए थे। दूर दूर तक सरसों के खेत फैले थे, दूर कहीं मक्के भी पक चुकी थी। अमल अब तक सुन सी बैठी लाउंज में लड़कियों के गीत सुन रही थी। वो अच्छा है जैन, बहुत अच्छा है, लेकिन उसके पास लोग अच्छे नहीं हैं। उसके ऑफिस की लाइट बंद थी। वो सियाह हुड सर पर रखे शख्स अब झुककर टेबल से कोई फाइल निकाल रहा था। उसके हाथ में टॉर्च थी और अब के उसने टॉर्च मुंह में दबाई और सामने कागज़ खोलने लगा था। वो सरसों के खेत को देखता हुआ आहिस्ता आहिस्ता कच्चे रास्ते पर कदम उठा रहा था। जानते हो मौत क्या होती है? वो जो तुमने उस कुत्ते को दी है। मौत वो होती है, और देखना वली, किसी दिन कोई तुम्हें भी इसी तरह मार कर किसी कोने में डाल देगा और तुम भी उसी कुत्ते की तरह बेसूद एक जानिब पड़े रहोगे। कोई नहीं होगा जो तुम्हें दफनाएगा, कोई तुम्हें जनाजा नहीं देगा। 14 साल लड़का दीवार के साथ सहमा लगा बैठा था। उसके जिस्म पर जा बजा तशद्दुद के निशान थे, नीले और गहरे जामनी से। कुछ जगहों से निकला खून वहीं पर जम गया था और ज़ख़म खुश्क होने की वजह से तकलीफ़ देने लगे थे। उसने सर झटका था, ना जाने कब ये सब उसका पीछा छोड़ेगा। उसके ऑफिस का दरवाज़ा बंद करके बाहर निकलता लड़का अब तक हुडी से सर ढके हुए था, इस तरह से कि उसका चेहरा वाज़ा ना था। ऐसा क्यों होता है कि हम बहुत अच्छे होते हैं मगर हमें लोग अच्छे नहीं मिलते? भूख और दर्द की शिद्दत से पिलपिलाता लड़का बार बार तारीक कबाड़ खाने का दरवाज़ा बजा रहा था। खोलो, कोई तो खोलो, मुझे भूख लगी है, मुझे खाना दो। उसकी आवाज़ लरज़ रही थी। सख्त सर्दी, ऊपर से भूख की शिद्दत। उसके आंसू मुसलसल गालों से लुढ़क रहे थे और वो उन्हें साफ किए बिना ही दरवाजे पेट रहा था। खोलो, मुझे भूख लगी है। उसने लॉक को ज़ोर ज़ोर से घुमाया मगर वो मुकफिल था। अल्लाह अपने अच्छे बंदों को ही इम्तिहान लेता है जैन, वो अच्छे लोगों को ही आजमाता है। लड़का अब दरवाजे का लॉक पकड़े बैठा रो रहा था। उसका लिबास जगह जगह से फटा हुआ था। उस पर खून के चंद छींटे भी लगे हुए थे जो उस कुत्ते के थे जिसको उसने मारा था। खोलो, मुझे भूख लगी है। उसने गहरा सांस लेकर सब कुछ पीछे धकेलना चाहा था मगर वो बिलखता लड़का आज भी उसके अंदर जिंदा था। बस वो वही मर गया था, और अगर कोई सख्त टेस्ट की वजह से मर जाए तो फिर? कांता उसे चंद पर खाली खाली नज़रों से देखती रही थी। इस सवाल का जवाब तो उसके पास भी नहीं था। हुडी वाला लड़का अब डेरे से बाहर निकलकर दूर होता जा रहा था। तारीख में कदम उठाता वो भी इसी तारीख का हिस्सा लग रहा था। अमल की नज़रें बार बार दरवाजे की जानिब उठ रही थीं। काश कि वो आ जाए, शायद कि वो आ जाए। उसे बस एक नज़र देखना था। उसकी आंखों में छाई वीरानी उसे अंधेरे होती रात में भी महसूस की जा सकती थी। लोगों ने उसे मारने की बहुत कोशिश की थी, उसे हर तरह से अजियत दी ताकि वो खामोशी से दम दे दे, मगर वो फिर भी ज़िंदा रहा। कौन जानता था कि मस्जिद के बाहर वाला डाला बच्चा बच जाएगा, लेकिन वो बच गया था। वो बच्चा ज़िंदा था और आज तक ज़िंदगी को काटता वो उसी मस्जिद के बाहर पड़ा था जहाँ से उसे उठाया गया था। तंग व तारीख कबाड़ खाने में खून और ठंडे गोश्त की अजीब सी बू फैली हुई थी। यक बेसूद पड़ा कुत्ता अपने कटे गले की परवाह किए बिना उठा और दीवार से लगे लड़के की जानिब बढ़ने लगा था। उसका खून गर्दन से टप टप टपक रहा था। लड़का साकत हुआ, फैली फैली आंखों से कुत्ते को खुद की जानिब बढ़ते हुए देखा था। एकदम ही कुत्ते ने जिस्त लगाकर उस पर हमला किया और वो हड़बड़ाकर उठा था। उसका सांस धोंकी की मान चल रहा था। दिल इतनी ज़ोर से धड़क रहा था कि गोया अभी बाहर आया गिरेगा। उसने अपनी पेशानी पर जमे पसीने को आस्तीन से साफ किया और फिर चौंक कर आसपास देखा था। कमरा लैंप की मध्यम रोशनी में नीम तारीख लग रहा था। सुकून में डूबा, खामोश। उसके लबों से सांस खारिज हुई। ख्वाब था, हाँ बस ख्वाब। वो बड़बड़ाता हुआ कंबल खुद पर से हटाकर बिस्तर से बाहर निकला और चंद पल यूं ही पैर लटकाए हुए बैठा रहा था। ये ख्वाब अब उसकी ज़िंदगी का हिस्सा बन चुके थे और इस कुत्ते को जिससे उसने मारा था उसे वो अक्सर अपने ख्वाबों में देखा करता था। कभी हुसैन को देखता जो उस पर झुका पूरी कुव्वत से उसका गला दबा रहा होता था। कभी वो सियाह सुरंग उसके जहन में आ जाती थी जिसमें उसने बहुत सी रातें गुजारी थीं। सर झटक कर सोचो से जहन को आज़ाद करता हुआ वो वॉशरूम के जाने बढ़ गया था। कुछ देर बाद बाहर निकला तो अब के चेहरा धुला हुआ था, हाथ कोहनियों तक गीले थे और माथे पर नम बाल पड़े थे। उसने सर ज़रा हिलाया तो नम बाल लहराए थे, इन सब से बहुत कतरे गिरे थे। फिर उसने तौलिया से चेहरा और बाल खुश्क करके उन्हें अपने हाथों की कंघी से पीछे किया था और दीवार पर लगी घड़ी में वक्त देखकर लैंप की जानिब आया। 3:30 बज रहे थे। तौलिया फैलाकर सोफ़े की पुश्त पर डाला और जयनमाज़ बिछाता इस पर खड़ा हुआ था। वो ऊपर वाले से शिकवा नहीं करता था तो उससे दुआ मांगने से भी गुरेज करता था।
उसे उसका अभी इससे ऐसा ताल्लुक़ था ही नहीं कि जिसमें वो उसे लंबी लंबी दुआएं करता, शिकवे करता। उसे का बस इससे इतना ही ताल्लुक़ था कि नमाज़ पढ़ ली या फिर दूसरे लोगों से इसका ज़िक्र सुन लिया, बस। उसने कभी उसके जाने बढ़ने की कोशिश ही नहीं की। अक़ीदे की तरह की थी वो उसके लिए अजनबी अजनबी सा था। एक बस वो है, उसके पास कैसे जाया जाता है, उससे बात कैसे की जाती है, उससे शिकवे कैसे किए जाते हैं, ये सब अभी नहीं आता था और ना ही उसने जानने की कोशिश की थी। अमल कभी कभी कहती थी कि अल्लाह सुनता है, जैसे वो सुनता है वैसे कोई नहीं सुनता, मगर इस बात पर यकीन नहीं आता था। जो उसकी तार ज़ात को देखकर भी अनजान बना हुआ था, उसे वो बोल कर क्या करता, यही उसकी सोच थी। और ऊपर वाले से ताल्लुक़, बस फुल स्टॉप। इसी सपाटपन के साथ उसने नियत बांधी और सर झुकाए हाथ बांधे थे। मध्यम आवाज़ में पढ़ने लगा। इसी तारीख से सर्द रात में करम एक कब्र के बराबर में वीरान सा बैठा था। कब्रिस्तान की गहरी खामोशी में सैकड़ों कब्रें दूर तक सोई हुई थीं। इनमें से कुछ पक्की थीं, कुछ कच्ची और कुछ बिल्कुल ताज़ा, जिन पर फूल पड़े थे और गीली मिट्टी की महक में काफूर की बूरची बसी थी। वो उखड़ू बैठा हुआ, घुटनों में सर दिए हुए था। सर्द हवा उसे सारा कब्रिस्तान सिया राहत की तारीकी में अजीब पुरअसरार लग रहा था। उसने सर उठाकर हाथ ज़रा आगे बढ़ाए और फिर 3-4 साल पुरानी कब्र को खुश्क मिट्टी पर उंगली लकीरें खींचने लगा था। एक आंसू उसकी आंख से लुढ़कता हुआ, जैसे उसने बेदर्दी से रगड़ दिया था। मैं इनको नहीं छोड़ूंगा आपा, मैं एक एक की जान लूँगा, एक एक को अपने हाथों से कत्ल करूँगा। आप बस थोड़ा लें, मैं जल्दी आपके पास आऊँगा और आपकी बार मैं खाली हाथ या सब्र करके नहीं आऊँगा, बल्कि इसका कटा हुआ सर लाऊँगा जिसने आपको इस कब्र में सुला दिया है। हाँ आपा, वो फिर से कब्र पर लकीरें खींचता हुआ बड़बड़ा रहा था। अब आपकी आंखों की नमी सुर्खी थी, गहरी सब्त की सुर्खी थी, इंतकाम की सुर्खी थी। वली ने सलाम फेर कर खाली खाली नज़रों से सामने दीवार को देखा और फिर चंद लम्हे वैसे ही बैठा रहा था। उसने नमाज़ पढ़ी रात के आखिरी पहर में, उस पहर में जब आसमान दुनिया पर खुदा ज़मीन वालों से बहुत करीब होता है। लोग कहते थे कि उस पहर में नमाज़ें अदा करने वाले उसके महबूब हुआ करते हैं, उनके दिल रोशन और रूह मुतमईन हुआ करती हैं। मगर उसके अंदर इतनी खामोशी क्यों थी? फिर वो क्यों कुछ भी इसके लिए महसूस नहीं कर पा रहा था? उसने दिल पर हाथ रखकर उसे महसूस करना चाहा था, मगर फिर बेजारी से सर झटक कर उठ गया था। जय नमाज लपेटा और फिर से बिस्तर पर आकर लेट गया। उसे याद था बचपन में ज़मान जब उसे हाथ से पकड़कर मस्जिद ले जाया करते थे, तब वो उन्हें फजर की नमाज में तवील क़याम करते देखकर सोचा करता था कि आखिर इसमें क्या पढ़ते होंगे। फिर एक दिन उसने उनसे पूछ ही लिया था। मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़े मस्जिद से निकल आए। उन दोनों में इसकी उम्र 9 साल थी। वो उनकी उंगली पकड़कर मस्जिद जाता और उन्हीं के साथ वापस। उसे ज़मान के साथ बहुत सुकून मिलता था। मैं अल्लाह का कुरान पढ़ता हूँ। उन्होंने मुस्कुराकर गर्दन झुकाई थी और फिर छोटे से वली को देखा था। उसने नासमझी से सर उठाया था। वो तो मैं भी पढ़ता हूँ, मगर मेरी नमाज तो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाती है और आप कुछ छुपा रहे हैं, है ना? अब के उसने समझते हुए मशकूक आईब्रो उठा तो ज़मान हंस पड़े थे। फजर की पाकीज़ा ठंडक में चलते वो दोनों नीली सी रोशनी में बहुत ही मध्यम दिखाई देते थे। मैं क्यों छुपाऊंगा तुमसे कुछ? मैं बस अपनी फ़ेवरेट सूरत पढ़ता हूँ, इसीलिए नमाज़ थोड़ी लंबी हो जाती है। और आपकी फ़ेवरेट सूरत कौन सी है? उसने चूँकि नया कुरान ख़त्म किया था तो उसका जोश बजा था। अनकबूत, मेरी फ़ेवरेट सूरह अनकबूत है। अनकबूत से याद आया कि कौन कौन अनकबूत नावल रीड कर रहा है, और अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं अनकबूत अपने चैनल पर अपलोड करूं तो प्लीज़ कमेंट करना। अनकबूत, उसने ज़ेरे लब दोहराया था। इसमें क्या है ऐसा कि ये आपको इतनी पसंद है? वो यासियत से मुस्कुराते हुए नीली रोशनी में डूबे गाँव को देख रहे थे। इसमें घर की बात है वली। घर की? किसके घर की? उसे अचंभा हुआ। हवेली अब नज़र आने लगी थी। वो कच्ची पगडंडी पर चलते हुए घर के करीब पहुंच चुके थे। मकड़ी के घर की बात है इसमें, इस घर की जो दुनिया का सबसे कमज़ोर घर है, इस घर की जो एक ही झटके में टूट जाता है। जो घर एक झटके में टूट जाए और जो सबसे कमज़ोर घर हो, उसे सूरह में ये है। फिर भी इसमें पसंद करने की क्या बात है? ज़मान को अंदाज़ा था कि वो एक ज़हीन बच्चा है, फिर भी जो बात वो उसे समझाएंगे वो उसकी समझ के ऊपर से होगी। मगर वो उसे समझाना चाहते थे, कभी न कभी बड़े होकर वो उनके पैगाम को डिकोड ज़रूर कर लेगा, इतना अंदाज़ा उन्हें था।
वो रुक कर उसके सामने पंजों के बल बैठे थे। उसे दोनों कंधों से थामा और उसके आंखों में देखा था। हवेली बस चंद कदम की फासले पर ही थी। इसमें दुनिया के घर की बात है वली, इसमें इस घर की बात है जो दुनिया का कमज़ोर तरीन घर है, और फिर इस घर को तशबीह दी गई है दुनिया से। मुझे ये सूरह इसीलिए अच्छी लगती है क्योंकि इसमें मौजूद मकड़ी का जिक्र मुझे अपना जिक्र लगता है। मैं इससे ख़ुद को रिलेट कर पाता हूँ। अल्लाह कहता है कि मकड़ी का घर कमज़ोर घर है जो एक झटके में टूट जाता है। उसे तोड़ने के लिए ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगर जानते हो क्या? वो मुस्कुराए थे। उस मकड़ी को मालूम होता है कि उसका घर इंतहाई कमज़ोर है, बिल्कुल बेकार है, मगर वो फिर भी दिन रात मेहनत करती है, इस घर को सजाती है, बुनती है, और वो ये सब करके कभी नहीं थकती है। अगर उसका घर टूट भी जाता है तो वो दोबारा बनाने लगती है। मैं भी तो ऐसा ही हूँ ना वली, बार बार दुनिया बनाने लग जाता हूँ। हालांकि मुझे पता है कि एक दिन इस घर को ख़त्म हो ही जाना है। मुझे मालूम है कि मैं जो कुछ भी बना रहा हूँ वो पायदार नहीं है, ये सब फ़ना होने वाला है। मगर तुम्हें एक बात बताऊं, इंसान को जितनी भी नसीहत की जाए वो भूल जाता है। उसे याद रखने के लिए ज़रूरी है दोहराना, बार बार ख़ुद को याद दिलाना। तो जब भी मैं दुनिया के पीछे भागने लगता हूँ या अपने इस घर की फ़िक्र में इस घर को भूल जाता हूँ जो ज़्यादा पायदार है, तब मैं इस सूरत की तिलावत करता हूँ जो मुझे दोबारा से लाइन पर ले आती है। वो उसका गाल थपथपाकर उठकर खिड़की पर उठ खड़े हुए थे तो उसने भी कदम हवेली के जानिब बढ़ा दिए थे। ज़मान जानते थे कि इनकी बातें अभी उसे समझ नहीं आएंगी, मगर इतना उन्हें यकीन था कि वो उन्हें जल्द ही समझ जाएगा। इस पहर रात के अंधेरे में अपने बिस्तर पर दराज वली को पैगाम समझ आ गया था। उसने ज़ख्मी आंखों से छत को देखा था। मकड़ी का घर कितना भी पायदार हो सरदार बाबा, वो बहरहाल घर होता है जिसमें वो ख़ुद को महसूस करती है। मैं कितनी भी कोशिश कर लूँ, जानता हूँ घर नहीं बना सकूँगा, कमज़ोर सा भी नहीं, मगर मैं इस घर की तैयारी भी नहीं करूँगा जो इस दुनिया के बाद है, क्योंकि उसने अपने निशान ज़दा हथेली पर को सामने किया था। अब मुझे किसी भी किस्म के घर पर यकीन नहीं रहा है, ना इस दुनिया के और ना ही उसके बाहर की दुनिया के। वो अब तक हथेली को देखता सोच रहा था जिस पर लगा ज़ंग तुम मजमल हो गया था। हाल बता निशान रह गया था, निशान जो ज़ख़म भरने के बाद भी रह जाया करते थे। सुबह सफ़ेद हवेली में खूब चहल पहल सी हो रही थी। मुलाजमीन आम रोज़ के बरअक्स ज़्यादा मुस्तैदी से काम निपटाते दिखाई दे रहे थे। चमकते टाइल्स वाले लाउंज में नाश्ते के बाद ज़मान और बी जान बैठे हुए शायद मेहमानों के फहरिस्त बना रहे थे। दाएं हाथ वाले सोफ़े पर विराजमान निसार और बख्तियार शादी के खाने के बारे में महज गुफ्तगू थे, और उनके मुखालिफ सोफ़े पर पैर ऊपर करके बैठी अमल पुरजोशी से हुई बी जान के कंधे से झांक कर मेहमानों की फहरिस्त देख रही थी। शादी में चूँकि कम दिन रह गए थे, इसीलिए तैयारियाँ ज़ोरों पर थीं। भाई मेरा सूट दर्जी के पास से लाना है, और मेरी बारात की जूती भी नहीं है। उसने सामने बैठे बख्तियार को मुखातिब किया तो वो मुस्कुराकर सीधा हुआ था। ठीक है, शाम में मैं शहर की तरफ जाऊंगा तो तुम चलना मेरे साथ, जो भी ख़रीदना हो ख़रीद देना। किसी दोस्त वगैरह को शहर से दावत देनी है तो बता दो अभी ही तुम दोनों। बीजान ने मसरूफ़ सा चेहरा उठाकर दोनों बेटों को देखा था। जी बीजान, मैंने देनी है फ़खर और शाहज़ेब को, निसार ने जल्दी से कहा तो बीजान ने नज़रें बख्तियार पर फैली थीं। नहीं, मेरा कोई ऐसा ख़ास दोस्त नहीं है, जो भी हैं उन्हें मैं दावत दे चुका हूँ। उसने कहने पर अपना बचता मोबाइल सामने किया और लॉन्च से उठ गया था। ज़मानी, अमल के दोस्तों को बुलाना है, जो भी नाम है इसमें लिख दो, मैं पैगाम भिजवा दूंगा सबको। ज़मान भी कहकर उठ गए तो वो तीनों लॉन्च में तन्हा रह गई थी। बीजान, सामिया को देनी है दावत, उसने चहक कर याद दिलाया तो बीजान ने मुस्कुराकर उसे देखा था। वही सामिया ना जो मोटा सा ऐनक लगाया करती थी। निसार ने उसे जान करके छेड़ा था, मगर खिलाफ मामूल उसने खुशदिली से मुस्कुराकर कहा था, जी नहीं, वो बचपन में लगाया करती थी चश्मा, अब उसने लेंस लगवा लिए हैं। मज़े से इत्तला दी थी, जो भी है लगती तो वो वैसे ही होगी, बोंगी सदा की। अब के हमला दूसरी जानिब नौयत का था। उसने दर्जीदा नज़रों से निसार का चेहरा देखा था। कोई नहीं है वो बोंगी, अच्छी खासी समझदार और प्यारी लड़की है, और अब तो उसकी शादी भी हो चुकी है, अब ज़्यादा मत बोला करें, खफगी से कहा गया था। दोस्त को देखो, अपनी शादी भी हो गई है और उसकी, तुम अभी तक यहाँ हो। भी जान शादी करे इसकी और भेजे इसे इसके ससुराल। ओह, भाइयों को यही रहता है वैसे। हाँ तो आप भी तो यही है ना, बीजान भेजे इन्हें भी इनके ससुराल। उसके अंदाज में कहता तो वो हंस दिया था, उसी के अंदाज में कहा तो वो हंस दिया था। लड़कियाँ जाती हैं ससुराल, लड़के नहीं। नहीं, मैंने कुछ लड़कों को भी ससुराल जाते देखा है, मैं उन लड़कों में से नहीं हूँ, क्या पता आगे जाकर हो जाए। बीजान ने फहरिस्त साइड पर रख कर टेबल पर धरी और उठने ही लगी थी कि सामने से वली दाखिल हुआ था। बीजान, सरदार बाबा कहाँ हैं?
उसने सवाल किया तो निसार और अमल ने बैक वक्त उसे सर उठाकर देखा था। आसमानी रंग के कमीज शलवार में मलबूस, निखरा निखरा धुले बालों को पीछे जमाए, हाथों में मोबाइल पकड़े वो निकलने के लिए तैयार लग रहा था। हाँ, उसके कंधे पर आज शॉल नहीं थी। ऊपर गए हैं, कह रहे थे कि आज जाएंगे डेरे पर। अच्छा, उसने बेख्तियार कहा था। अमल के होठ मिस करते उसके खूबसूरत सरापे पर नज़रें चुराई थी। क्या उसे नहीं पता कि वो इस रंग में कितना अच्छा लग रहा था? उसने खफ्त से सोचकर आंखें मींची थीं। चले ठीक है, फिर मैं उनसे वही बात कर लूँगा। निसार की तेवरियाँ उसे देखते ही चढ़ गई थी, इसीलिए उठकर उसे यकसर नज़रअंदाज करता बाहर की जानिब बढ़ गया। वरना तो रद्द अमल देना था, ना दिया। अलबत्ता उसने झुककर वली अमल को ज़रूर देखता अलबत्ता उसने झुककर सर वाली अमल को ज़रूर देखा था। वो अपने सियाह फ्रॉक में मलबूस सर पूरा झुकाए अंगश्त शहादत से अंगूठे के नाखून छील रही थी। बेतासुर सा वली पलटने लगा कि ज़मान की आवाज़ पर रुक गया था। ठहरो वली। वो अब सीढ़ियों से उतर रहे थे। सफ़ेद बेदाग लिबास पर कत्थई रंग की, कंधे पर शॉल डाले हमेशा की तरह शफीक और बारोब। वो रुक गया। मैं तुम्हारे साथ ही जाऊँगा। उसके बेतासुर चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। जी सरदार बाबा, क्यों नहीं। बहुत दिनों बाद उसके अंदर वही 9 साला वाले वली की खुशी ने सर उठाया था। ठंडी फजर अब आज भी कहीं उसके आसपास ही थी। बरखुरदार, तुमने अपने दोस्तों को बुलाना है शादी पर? उन्होंने एक पल रुक कर उससे पूछा तो उसकी मुस्कुराहट गायब हुई थी। चेहरा संजीदा हो गया था। नहीं सरदार बाबा, मेरा कोई दोस्त नहीं है। बस डेरे पर काम करने वालों से सलाम दुआ है, तो वैसे भी वो तो आएंगे ही, और कोई ख़ास मेहमान नहीं है। बीजान और अमल चुपचाप उसके चेहरा देखने लगी थी, मगर वहाँ पर कोई तासुर, कोई निशान नहीं थे। ज़मान ने कदम आगे बढ़ाए और उसके साथ ही बाहर निकले थे। कपड़े वगैरह सिलवाए हैं तुमने शादी के लिए, या वो भी नहीं? उसने उनसे उनके खफा से तफसार पर वो मुस्कुराया था। मेरा कोई इरादा नहीं था, मगर बीजान ने ज़बरदस्ती सिलवा दिए हैं कपड़े मेरे लिए। गाड़ी में बैठते हुए ज़मान ने उस पर एक और खफा नगाह डाली तो वो खिलकर मुस्कुराया था। आप मेरे लिए क्यों फ़िक्रमंद होते हैं सरदार बाबा? बच्चा नहीं हूँ मैं, मगर मेरे लिए तो तुम अभी तक वही वली हो जो रोज़ फजर पर मेरी उंगली पकड़कर मस्जिद जाया करता था। उन्होंने बहुत धीरे से कहा, फिर भी उसने सुन लिया था और चौंक कर उनकी जानिब देखा था। गाड़ी एक बार फिर से कच्चे रास्तों पर दौड़ रही थी। आपको याद है अभी तक? मोर काटते हुए उसने धीरे से कहा तो वो मुस्कुरा दिए थे। इतने खूबसूरत लम्हात भूलने के लिए तो नहीं जमाए की जाते हैं। तुम अपनी दानस्त में जितने भी बड़े हो जाओ जनाब, मेरे लिए वही हो जिसके सवालात पर मैं अक्सर खामोश हो जाया करता था। क्या तुम्हें याद है कि तुम कैसे सवाल किया करते थे? एक पल को रुक कर उसका चेहरा देखा तो वो मुस्कुराया था। इतने खूबसूरत लम्हात भूलने के लिए तो नहीं जमा किए थे ना मैंने। ज़मान हंस पड़े। बहुत दिनों बाद उन्हें पुराना वली नज़र आया था जो अपनी बातों से उन्हें लाजवाब कर दिया करता था। अब लग रहा है कि बड़े हो गए हो, हालांकि मैं ये बचपन में ही किया करता था। लुत्फ़अंदोज़ होते हुए उसने कहा तो ज़मान फिर से हंस दिए थे। तुमसे जितना वो भी बातों में, मुझे जैसे बूढ़े के लिए ज़रा मुश्किल है। बूढ़े कहाँ हैं आप? आईब्रो सुकेड़ कर एक पल के लिए उसने ज़मान को देखा था। वक्त से पहले बुढ़ापा उन पर आता है जो अपने अमाल को पाक नहीं रखते। आप तो ज़रा सी गफलत पर सूरह अनकबूत पढ़कर खुद को राह रास्त पर ले आया करते थे। ज़मान ने बहुत चौंक कर उसे देखा था। वो बहुत मसरूफ़ सा ड्राइव करता कह रहा था। इतनी पुरानी बात तुम्हें इतनी जुज़ियात के साथ कैसे याद है वली? मैंने भूलना चाहा था सरदार बाबा हर बात को, मगर उसने कंधे उचकाए। नहीं भुला सका, कुछ भी नहीं। सब मेरे जहन में इसी तरह ताज़ा है जैसे कल हुआ हो। मेरे मेमोरी पर जानते हैं, मेरे टीचर हमेशा मुझे शाबाशी दिया करते थे। मगर उसने गहरा सांस लिया था। आसपास फैले सरसब्ज खेत पीछे की जानिब दौड़ रहे थे। मुझे लगता है कि मैं अपनी याददाश्त ही की वजह से कभी आगे नहीं बढ़ पाऊँगा। लोगों के लिए मेरी मेमोरी एक नेमत है, लेकिन मेरे नज़दीक। उसने गाड़ी डेरे के बाहर रोकी थी। से ज़्यादा कुछ भी, कर्ज़्ड गिफ्ट से ज़्यादा कुछ भी नहीं है मेरे लिए ये। उप्स, यहाँ मुझे कैसे याद आ गया। किसी भी तकलीफ दा तासुर के बगैर वो बहुत आराम से कह रहा था। फिर उनको देखकर मुस्कुराता हुआ गाड़ी से उतर गया था। ज़मान भी गहरा सांस लेते हुए दरवाज़ा खोलकर बाहर की जानिब उतरा था। ज़ोहर के वक्त का सूरज भी सर्दी से यख पड़ रहा था। उसने सिया दुपट्टा चेहरे के गिर्द लपेटा के जा नमाज पर आ खड़ी हुई थी। सुकून से नमाज पढ़ने के बाद उसने आखिरी रकात से सलाम फेर कर दुपट्टा खोला तो वो उसके बालों से फिसल कर खुलता चला गया था और अपनी आखिरी तह भी ढीली कर गया। उसने ठंडे हाथों को आपस में रगड़ कर इनका यख सा असर कम करना चाहा तो वो फिर ही सुर्ख हथेलियों को जोड़कर बुलंद किया।
इसका ताल्लुक़ अपने अल्लाह से वली के बरअक्स बहुत अच्छा था। उसे उससे मोहब्बत थी। इसके लिए नमाज़ पढ़ना और खुशी दिया करता था। फजर की नमाज़ अगर कभी कज़ा हो जाती तो उसको ख़ुद के वजूद में खालीपन उतरता महसूस होता था। वो एक आइडियल मुसलमान नहीं थी, मगर उसका अल्लाह से रिलेशन था। क्या था, कैसा था, उसका जवाब उसे कभी नहीं मिला। वो अल्लाह से मोहब्बत करती थी, मगर वो मोहब्बत वो कभी बयान नहीं कर पाएगी, इतना अंदाज़ा था। चंद पल नर्म हथेलियों को, प्याले को वो तकती रही थी, फिर उसके लबों में चंबिश हुई थी। वो आंखें बंद किए हुए दुआ मांगने लगी, और अपने नसीब की दुआ, वालिदैन के लिए, अपने भाइयों के लिए, अपने घराने के लिए, दुनिया और आखिरत के लिए, और आखिर में जिस दुआ का इंतज़ार रहा करता था, वली के लिए दुआ करते उसने आंखें खोल ली थी, मगर आंखें खोल लेने के बाद भी वो उसकी नज़र से ओझल नहीं हुआ था। सुबह वाले आसमानी रंग के कपड़ों में मलबूस वो उसके कहीं आसपास ही था। मैं चाहती हूँ कि आप उसकी हिफाजत करें अल्लाह, एक दुआ थी जो उसके दिल से हर दम निकल रही होती थी। बकौल ज़मान अहमद कि उसके दुश्मन ज़्यादा नहीं थे, मगर जितने थे वो बहुत जालिम थे। उसे हर दम धड़का लगा रहता था कि वो कभी देर कर देता तो उससे सब्र करना मुश्किल हो जाता था। एक गैर की मोहब्बत को अपने दिल में आने से वो नहीं रोक सकी थी। बीजान कहती थी, शादी से पहले आने वाला मर्द औरत की ज़िंदगी में तबाही के सिवा कुछ नहीं लाता, मगर इनसे पूछना चाहती थी कि जो मर्द बगैर इजाज़त ही दिल के बंद किवाड़ों को खोलते अंदर जा बसें, उनकी सज़ा औरत को क्यों कर सुनाई जाए। उसने जानबूझकर उसे नहीं चाहा था। उसने तो बस महसूस किया था कि एक उसकी नज़रों को वो पिघलाती थी। उसकी तकलीफ़ से दिल कटता था। गुलाबी आंखों की खुशकी उसे मात दिया करती थी। उसमें उसका क्या कसूर था। उसने तो उन सबको दावत नहीं दी थी खुद तक आने की, इसीलिए कभी उसका हौसला अफजाई नहीं की थी, और ना ही वली की जानिब से ऐसा कोई जवाब मौसूल हुआ था। वो तो था ही सदा का दूर, वो तो कभी भी उसके करीब नहीं आया था, गलती से भी नहीं। फिर क्यों था ऐसा कि वो करीब करीब लगता था। क्यों उस पर गुस्सा आ जाने के बाद भी वो उसकी फ़िक्र करना नहीं छोड़ पाती थी। क्यों वो अजनबी होते हुए भी अपना था। क्यों आखिर वो उस पर सख्ती नहीं करता था। उसने आंखें बंद की तो आंसू पलकों पर ठहर गए। नाक सुर्ख हो गई थी, होठ लरज़ लगने लगे थे। अल्लाह जानता था कि वो ये सब कुछ जानकर नहीं कर रही है। उसने उसे मोहब्बत सोचकर नहीं की थी। वो तो उसकी कच्ची उम्र का ख्वाब था, जिसका रंग उसके दिल पर पक्का होता जा रहा था। चेहरे पर हाथ फेरती वो उठी, जानामाज़ तय की और सिंगार मेज़ पर रखा दुपट्टा फिर से सर पर तान कर कंधों पर फैलाती बाहर आई। बाहर ज़िंदगी वैसे ही चल रही थी, मखसूस चहल पहल और वही दिन चढ़ते की सरगर्मियाँ थीं। उसने नीचे उतरकर भी जान को यहाँ वहाँ ढूंढा था। वो गेस्ट रूम में किसी मेहमान के साथ बैठी हुई थी। शादी का घर था और अगले हफ्ते से मेहमान आने ही वाले थे, मगर अंदर बैठी खातून शायद ज़मान की जानने वाली थी। उसने हाफ बांधे बालों से निकलती लट को कान के पीछे ओढ़ेसा था और दरवाजे से ज़रा अंदर झाँका था। वो 25-26 साल की बहुत खूबसूरत सी औरत थी, नफीस लिबास में मलबूस। उसने सर पर सलीके से दुपट्टा ओढ़ रखा था, साथ वो मुस्कुराकर भी जान से कुछ कह रही थी। एक जानिब सोफे पर सिया बालों वाला उसी के जैसा प्यारा सा बच्चा बैठा हुआ था, शायद उसका बेटा हो। वो दरवाजे से पीछे हुई भी जान गेस्ट रूम से बाहर निकली तो उनके नज़र उसके चेहरे पर पड़ी थी। ये कौन है? आईब्रो से गेस्ट रूम के बंद दरवाजे की जानिब इशारा किया था। ये वली के दोस्त की बेवा है कांता। तुम जाकर अंदर बैठो, मैं ज़रा चाय पानी का इंतज़ाम करूं। उसको हैरान परेशान छोड़कर वो किचन की जानिब होनी थी। उसने खुद को कंपोज किया और गेस्ट रूम का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुई थी। कांता, जो जैन के माथे पर गिरे बाल दुरुस्त कर रही थी, अमल को देखकर सीधी हुई थी। फिर उसे देखकर उसके नर्म खूबसूरत चेहरे पर मुस्कुराहट उभरी थी। अस्सलाम वालेकुम। वो पास चली आई थी। चेहरे पर आती लट को एक बार फिर से कान के पीछे ओढ़ेस कर वो उससे मिली थी। वालेकुम अस्सलाम। बहुत गर्मजोशी से गले मिलने के बाद उसने अमल को खुद से अलग किया था। वो समझ नहीं पा रही थी कि इतनी शनासाई आखिर उस अनजान औरत को उससे कैसे। उसने झुककर जैन के नरम गालों को 2 उंगलियों से छुआ और फिर मुतज़ब्ज़ब तासुरात के साथ वो मुकाबिल सोफ़े पर जा बैठी। कांता तो इतनी खुश थी कि उससे बताया नहीं जाता था। कैसी हैं आप अमल? नाम? उसे इसका नाम कैसे पता था? उसने जल्दी से पलकें झपकाकर चेहरे पर फैली नासमझी राफ़ा और फिर मुस्कुराई थी। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। वैसे क्या हम पहले मिल चुके हैं? उसने इतनी मासूमियत से पूछा था कि कांता बेसाख्ता ही हंस दी थी। हंस से उसके गाल पर ऊपर को उठ जाते थे और उनके रंगत अनारी से रंग में ढल जाया करती थी। बिलाशुबा बहुत ही खूबसूरत औरत थी। अमल ने उससे पहले इतनी खूबसूरत औरत नहीं देखी थी। कह भी सकते हैं। वैसे आपका नाम मुझे आपकी अम्मी ने बताया है अभी थोड़ी देर पहले। उसने इत्मीनान बख्श सी सांस खारिज की। भी जान ने बताया था उसका नाम उनको।
कैसी हैं आप? और ये आपका बेटा है, नाम क्या है इसका? अपनी सारी बेचैनी छुपाकर उसने जल्दी से मेज़बानी निभाई थी। जी मेरा ही बेटा है, जैन नाम है इसका। जैन, सलाम करो अमल आपी को, उसने जैन से कहा। और फिर जैन ने शर्माता हुआ उठा था, उस तक आया और अपना मासूम सा छोटा सा हाथ उसके जानिब बढ़ाया था। अस्सलाम वालेकुम अमल आपी। अमल ने उसका हाथ थाम कर उसे अपने पास बिठा लिया था। वो सुर्ख होते गालों से उसके साथ बैठा रहा था। ओ, अमल को उस पर बेतरह प्यार आया था। आपका बेटा बहुत ही क्यूट है कांता, यही उसके मुंह से निकला और यही तय हो गया था। वो बगैर बुरा मानाए मुस्कुराती रही थी। उसके चेहरे पर सादगी सी थी, ना कोई अजीब किस्म की ज़ुमाइने मुस्कुराहट और ना ही ऐसा कोई तासुर जिससे अमल गैर आरामदा हो जाती। क्या करती हो अमल? कुछ देर बाद कांता ने पूछा तो उसने मुस्कुराकर जवाब दिया। वो गैरों के साथ इतना जल्दी बेतकल्लुफ़ नहीं हुआ करती थी, मगर कांता का मिजाज ही और था। अभी अभी PSC के पेपर से फारिग हुई हूँ। आप क्या करती हैं? वज़ाकता से पढ़ी लिखी सलीका शाआर औरत लगती थी। मैं टीचर हूँ गवर्नमेंट। यहीं इस गांव से ज़रा आगे जो पहला इलाका शहर का लगता है, मदीना मस्जिद एक फ़र्ज़ी नाम के साथ वाला। मैं यहाँ एक स्कूल को जॉब करती हूँ, उस स्कूल में जॉब करती हूँ। वली ने मुझे इस जॉब के हुसूल में बहुत मदद की थी। आखिरी बात पर अमल चौंकी थी। जिस तरह से वली का जिक्र कर रही थी उससे साफ जाहिर था कि वली की उनसे अच्छी खासी जान पहचान थी। उसने मुस्कुराकर इस्बात में सर हिलाया। दफ्तन बीजान कमरे में दाखिल हुई और उनके पीछे ही मुलाजमा लवाजमात से भरी ट्रॉली अंदर ले आई थी। मेरे बेटे की शादी है 2 हफ्ते बाद, तुम ज़रूर आना कांता बेटे। वली से मैंने बारहा पूछा कि कोई जानने वाला हो तो नहीं रह गया तुम्हारा अमल, मगर मजाल है जो ये लड़का मुझे कुछ बता दे। अच्छा किया तुम आ गई, मैं तुम्हें शादी की दावत देने तुम्हारे घर भी आ जाऊंगी। आओगी ना शादी में? वो वली के जानने वाली थी, बीजान का निहाल होना तो बनता ही था। अरे नहीं बीजान, आप तकल्लुफ़ मत कीजिए, मेरे घर आइएगा, ज़रूर आइएगा, मगर इस तरह मुझे शर्मिंदा मत करें। मैं आऊँगी आपके बेटे की शादी में, मगर शायद ज़्यादा ना ठहर सकूँ, जैन और मेरे स्कूल का मसला होगा फिर। उन्होंने आराम से मुआज़रत की तो बीजान मुस्कुराई थी। भले तुम थोड़ी देर के लिए आ जाना, मगर शिरकत ज़रूर करना बेटा, मेरे घर की पहली खुशी है, मुझे अच्छा लगेगा। अमल पंजों के बल बैठी चाय बना रही थी। फिर उनका कप उनकी जानिब बढ़ाया तो उन्होंने मुस्कुराकर शुक्रिया कहते हुए कप थाम लिया था। दरअसल जैन बहुत दिनों से वली को याद कर रहा था और वली मसरूफ़ था कामों में, तो मैंने सोचा कि जैन को उसके मिलवा लाऊँ और आप लोगों से भी मिल लूँ। बीजान खुले खुले चेहरे के साथ मुस्कुराई थी। बहुत अच्छा किया जो तुम आ गई, नहीं तो वली ने तो मुझे कभी नहीं बताना था। बस अभी आता ही होगा आगा जान को लेके। वो फिर से बीजान के साथ मुकाबले सोफे पर जा बैठी। कुछ ही देर में बातों के दरमियान बाहर से उसकी कार का हॉर्न की आवाज़ आई, फिर गेट खुलने की, कदमों की चाप की। जा अमल, वली को बुला कर ला, यूँ ना हो कि वो फिर से वापस चला जाए। उसने सर हिलाया और गेस्ट रूम से बाहर निकल आई। वो उसे किचन में नज़र आ गया था, सुबह वाले लिबास में, हमेशा की तरह खामोश और संजीदा। वो कांता आई है आपसे मिलने, बीजान बुला रही हैं आपको गेस्ट रूम में। वो जो पानी पी रहा था बुरी तरह हैरान हुआ। शायद वो कांता की तवक्का हरगिज़ नहीं कर रहा था। कौन कांता? अनजान बनते हुए उसने सरसरी सा पूछ कर गिलास रखा था और उसकी जानिब पलटा था। सिया लंबी फ्रॉक उसे टखनों तक गिरती थी और ऊंचे से चूड़ीदार पजामा बहुत हल्का सा दिखाई दे रहा था। जैन की मम्मा, अमल ने भी इतने ही सुकून से जवाब दिया और किचन के दरवाजे से हटाई थी। थोड़ी ही देर में वो गेस्ट रूम में दाखिल हुआ तो अमल और बीजान के कांता के मुकाबिल बैठे देखा था। वो बहुत ही खुशदिली से बातें कर रही थी। उसने सलाम किया और सामने के सोफे पर जा बैठा था। कैसी हैं आप कांता, और यहाँ कैसे आना हुआ? जैन उसके पास भागकर आया था। उसने उसके माथे पर बिखरे बालों को हाथ से कुछ और बिगाड़ा, फिर उसे अपने साथ ही बिठा लिया था। ये तुम जैन से पूछ लो, इसने बहुत तंग किया है मुझे इन सारे दिनों में कि मुझे वली के पास जाना है, वली से मिलना है। मेरे पास उसे यहाँ लाने के अलावा और कोई ऑप्शन ही नहीं था। उसकी बात पर मुस्कुराकर उसने सर झुकाकर जैन का चेहरा देखा था। क्यों भाई, क्यों तंग करते हो मामा को अपनी? उसने मीठी सी खफगी से कहा तो अमल मुस्कुराई थी। उसने वली को कभी किसी बच्चे के साथ इतना बेतकल्लुफ़ नहीं देखा था, मगर फिर भी उसे मालूम था कि वली को बच्चे पसंद थे। बस वही था जो उसके जानिब से इतना बेफिक्र था। अगर जो वो कभी उसकी ऐसी ही परवाह करता जैसी कि वो करती थी। उसने सर झटका। कांता अब जाने के लिए उठ ही रही थी। इन सब से शादी में आने का वादा करके वो पलट गई तो वो तीनों गेस्ट रूम से बाहर निकल आए थे। चले बीजान, मैं भी अब चलूँगा, बस सरदार बाबा को छोड़ने आया था। कोई काम है आपको? जाते जाते उसने पलटकर पूछा तो बीजान को एकदम याद आया। तुम्हारा कुर्ता सिलने के लिए दिया है मैंने, वो लेकर आना, नहीं तो गुम हो जाएगा। उसने उफ सर हिलाया।
अमल ने मुस्कुराहट दबाई थी। बीजान, उसके लिए आपको चलना पड़ेगा मेरे साथ बाज़ार। मुझे नहीं पता है कि आपने कुर्ता किसको दिया है। वली अहमद सख्त बेजार हुआ था। बीजान हस्ब आदत खफा हुई थी। लड़के कोई ख्याल भी है अपना या नहीं? किसी चीज़ में तुम्हें दिलचस्पी नहीं? शादी का पूछो तो तुम कहते हो कि मैं क्या करूँगा शादी करके। ये हद थी। बीजान के पीछे खड़ी अमल हंस पड़ी। वली के कान सुर्ख हुए, मगर बीजान खफगी से बोले जा रही थी। लड़कों को देखो जाकर, बाज़ारों में 100 चक्कर लगाते हैं खुद के कपड़ों के लिए। शादी के अलावा कोई दूसरी बात नहीं करते। 6 लड़कियों से बैक वक्त मोहब्बतें भगाते हैं और एक तुम हो वली। अमल को अपनी हंसी रोकना इस समय बहुत ही मुश्किल लग रहा था। वली बीजान को रोकना चाह रहा था, मगर बेसूद। तुम 6 लड़कियां नहीं पसंद कर सकते? कम अज़ कम कोई एक ही पसंद कर लो। यूँ इस तरह ज़िंदगी कैसे गुजरेगी? पल भर को वली ने की नज़रों ने उनके पीछे खड़ी लड़की तक सफ़र किया था और बीजान के करीब हुआ। बीजान, मैं कुर्ता लेने ज़रूर चलूँगा, और आइंदा मेरी मजाल है जो मैं खुद से गफलत बरतूँ। बीजान, जो कदरे गुस्से से उसे देख रही थी, एकदम हंस दी। वो बोला ही इतने प्यारे तरीके से था। और पसंद कब करोगे लड़की? अमल ने नीचे लब दबाए अपने दूधिया पैरों को देखा था। वो उसके झुके सर के बावजूद भी उसके चेहरे पर फैले कौस व कराह के सारे रंग देख लेता था। बीजान प्लीज़, अभी देर हो रही है, मैं चलता हूँ, शाम में ले जाऊँगा आपको। झुक कर उनको हल्का सा गले लगाते हुए उसने कहा था और बाहर की जानिब बढ़ गया। वो और बीजान उसे जाता देखती रहीं।